नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी RKB और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों हैं कहां पर? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ, आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। भारत माता की जय, जय हिंद और बाकी सब एवरीथिंग एल्स टू। Yes. So Pradeep ji, I'm smiling at the moment, but I'm really and truly disturbed. Our dear old friend, Yes sir. Mr. Baba Siddiqui, Yes, Zahir yes. Siddiqui, left us, and it was. I think it was quite shocking. I mean, I still can't wrap my head around it. Why would anybody want to kill him? For what? मतलब बाबा सिद्दीकी वो शख्सियत थे, मुझे तो याद नहीं है कि उनका कोई कॉन्फ्रंटेशन था किसी से या किसी से बहुत बुरी तरह कोई लड़ाई हो गई हो या कुछ हो गया हो। ही ऑलवेज बिलीव्ड इन कॉम्प्रोमाइज, मतलब वो तो हर एक के साथ दोस्ती बना करके चलते थे। वेरी accommodating, आपने कहा वेरी accommodating. That's right. So what could have happened? I mean, very strange, but very bad for the government, bad for the reputation of the government here. वो पहले वो बदलापुर में इंसिडेंट हुआ, पुणे के अंदर हुआ, फिर वो नासिक के अंदर हो गया, अब ये सरेआम मर्डर हो गया। ये हो क्या रहा है? सर वो जो लॉरेंस बिश्नोई वाले जो मॉडल चल रहे हैं, सब मीडिया सब हाउसेस उसको उठा रहे हैं जी। आई थिंक वेरी डिसेप्टिव। मुझे नहीं लगता कि लॉरेंस बिश्नो विल डू सच अ थिंग। उनका मेजर कंसर्न क्या है? ही इज समथिंग अबाउट सलमान खान, व्हाट इज बाबा सिद्दीकी गॉट? I think we are missing the bigger picture, or people are misguiding to the entire thing to Bishnoi gang, Lawrence Bishnoi gang. प्रदीप जी आप जो हिंट कर रहे हैं बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सर, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा कवर अप है। कवर अप है, कवर अप। लॉरेंस बिश्नोई का नाम मिसगाइड करके सबको वहां ले जा रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई के तरफ। मतलब कातिल कोई और है और दिस इज मिसडायरेक्शन, डिस्ट्रैक्शन, डाइवर्शन, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। यू आर टॉकिंग अबाउट ह्यूज SRA प्रोजेक्ट्स देयर, That's right. 18 ना अलग अलग नाम जो आ रहा है एक के बाद एक। जो RC ग्रुप है, एक शिव इंफ्रा है। अब शिव इंफ्रा प्रॉब्ली वो प्रोजेक्ट उनको इशू कर दिया है और फोर्सेबल वहां पर सर्वे हो रहा था जो ज़ीशान सिद्दीकी हैड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट एंड ही हैड ब्लॉक्ड इट। ही हैड ब्लॉक्ड इट। और उसके ऊपर उनके खिलाफ शायद कोई FIR भी दर्ज हुआ है। ये पहले बार कभी होता है कि एक रूलिंग पार्टी के MLA के खिलाफ SRA goes to the police station, files a complaint. That's right. And he's been booked under that. So we see it's not a small thing. It's not a small thing. SRA comes directly under the CM. And usually SRA avoids such issues. आज तक मुझे याद नहीं है कि कोई सर्वे कहां पर हुआ और SRA के ऑफिसर जाके खुद जाके पुलिस कंप्लेंट करता है प्रदीप जी और FIR फाइल हो जाता है। और ताज्जुब की बात क्या है कि SRA के जो CEO साहब हैं, कल्याणकर साहब, बिल्कुल वो बाबा सिद्दीकी साहब के OSD हुआ करते थे। एग्जैक्टली। जब बाबा सिद्दीकी फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर थे तो Yes, OSD yes. थे उनके। Yes, yes, तो yes. उन्होंने अगर फाइल कर दिया हो केस, ये वो भी बाबा सिद्दीकी के साहबजादे ज़ीशान के खिलाफ, मतलब तो बड़ी ताज्जुब की बात है, मुझे ऐसा लग रहा है। Especially when he's part of the ruling party. He's That's part right. of the ruling party. SRA goes and files a complaint and rarely ऐसा हुआ कोई आज तक कोई भी पूरे SRA की हिस्ट्री में कोई MLA के खिलाफ ऐसा, बिकॉज सब जगह ब्लॉकेजेस होता है, सब जगह प्रोटेस्ट होता है, सब जगह सर्वे को रोका जाता है। ये पहली बार सुन रहा हूँ कि एक सिटिंग MLA के खिलाफ FIR फाइल होता है, वो भी सर्वे रोकने के लिए। यह सर्वे रोकने के लिए। सर्वे तो सर वो तो That is just 1 month back. That's right. I tell you what, we have a very important guest indeed with us. We have our very old friend, Mr. Mukesh Gandhi right now with us. Mukesh Gandhi साहब नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? जय सिया राम। जय सिया राम, नमस्कार सर। हाउ इज मिसेस गांधी? पहले तो ये बताएं। नहीं, शी इज फाइन नाउ, wonderful. Is she out of the ICU? She is in the general ward now? No. Or she's in a room now? Brought at home. Oh, Back, yes. Oh, wow, lovely. Congratulations, sir. Congratulations. Thank you. तो मुकेश गांधी साहब, ये आपको क्या लग रहा है, ये क्या हो रहा है मुंबई शहर में? सिटिंग MLA, फॉर्मर मिनिस्टर, मतलब सारे आम उनको मतलब मार दिया गया। और वो भी क्या है कि वो दुर्गा पूजा और दशहरे के लिए जो निर्मल नगर पुलिस स्टेशन से जो लोग आए हुए थे, कोई API साहब हैं राजेश दवारे, हैट्स ऑफ टू हिम, वो और पूरा क्राउड मिल करके उन्होंने इन दोनों लोगों को दबोच लिया। तो ऐसा तो नहीं है कि बाबा सिद्दीकी साहब के साथ वो नहीं था, सिक्योरिटी नहीं थी, सब था तो सही। तो क्या कर रहे थे वो, मतलब मेरी समझ के बाहर है।
मुकेश हाँ, ये गांधी तो साहब, है। योर थॉट्स ये प्लीज जरा बताएं। फ्रेम नीचा करो ना, बहुत ऊपर है फ्रेम मेरा। जी हाँ हाँ राजीव। जी बोलिए सर। हाँ हाँ राजीव जी, जी ये जो भी घटना हुई है बहुत दुखद हुई है। जी और एक हमारी पार्टी में आए हुए एक एमएलए का इस तरह से जाना जी अच्छा नहीं है लगता है हमको। और एक बहुत मिलनसार और सहज आदमी था। कोई उसके अंदर मुझे तो कोई ऐसा करप्शन या कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं दिखती थी। जी वो हर लोगों के साथ मिलजुल के बात करने वाला आदमी था। अभी ये क्या होता है कि सबके बैकग्राउंड में क्या घटनाएं होती है, क्या बातें होती है, वो तो हम लोगों को पता नहीं चलती है। पर एक बात मुझे तो इसमें स्पष्ट दिखती है ऑन द रीडिंग ऑफ द न्यूज़पेपर्स एंड टीवी चैनल्स एंड यूट्यूब्स एंड एवरीथिंग, that something is wrong with the some people connections of the people which has made his life lost। उनकी लाइफ लॉस्ट हो गई। अभी सच कारण क्या है वो तो आने वाले समय में आएगा तो आएगा, नहीं तो बिश्नोई गैंग के ऊपर पूरा अभी तो चिट्ठा फाड़ दिया है जैसा प्रदीप जी ने बताया। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है इसमें। राइट, we've also got Mr. Yogesh Chile of the MNS with us. योगेश चिले साहब नमस्कार। सर नमस्कार, वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। कैसे हैं सर? सर एकदम मजे में हूँ सर। अरे सर मजे में, आज बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो गया, आप मजे में हैं। ये क्या हो रहा है यार? ये योगेश चिले साहब बताएं, स्टेट में क्या हो रहा है? मतलब ठीक है, अनरिलेटेड है, कनेक्टेड नहीं है इंसिडेंट्स, लेकिन जैसे बदलापुर की ये घटना हुई, पुणे की घटना हुई, उसके बाद फिर वो नासिक में हो गया, बाकी मतलब ये क्या है? व्हाट इज गोइंग ऑन? मतलब क्या वो 1990 के दशक की जो बात कर रहे थे लोग कि भाई माफिया का रूल वापस आ गया है, ये कहीं साजिश तो नहीं है कि जो पुराने अपने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे उनको वापस लाने की कहीं साजिश तो नहीं हो रही? कुछ पूछ रहा हूँ आपसे योगेश चिले साहब। नहीं, सवाल साजिश का नहीं है सर, सवाल है विल पावर का। उस वक्त जब सुधाकर ये सब मुंबई में सब गैंगवॉर वगैरह बढ़ गया था, तब खुद चीफ मिनिस्टर जो थे सुधाकर राव नाइक, उन्होंने सोचा था कि इस तरीके से कैपिटल जो है अपना वो चल नहीं सकती। यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो उन्हें किसी भी चीज का डर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो बिजनेसमैन है उनको वो अपना बिंदास्त होके बिजनेस कर सकते। इसीलिए सुधाकर राव नाइक ने उस वक्त पुलिस को पूरी छूट दी थी। और उस वक्त शायद जहाँ पे साल में 1 या 2 इनकाउंटर होते थे, वहां पे 50 या 60 इनकाउंटर होने लगे थे। पूरे गैंग को नेस्त नाबूद कर दिया था इन्होंने। तो अभी भी अगर कोई खुद को बड़ा समझने लगा है तो उसे तोड़ने की आवश्यकता है। अगर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को लाने की जरूरत पड़ती है वो लाना पड़ेगा सर। वो अगर नहीं लाएंगे और गैंग का वर्चस्व अगर बढ़ेगा तो लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा जी ये तोड़ने के लिए ही उस वक्त के सीएम ने एनकाउंटर को प्रोत्साहन दिया था। हम ऐसा नहीं कहते कि एनकाउंटर अच्छे रहते हैं या एनकाउंटर करना जरूरी है, मगर जब कोई आपके कंट्रोल में ही न रहे और जिन लोगों की वजह से हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है वो अगर डर के माहौल में जीने लगे तो इसकी जरूरत है सर। चिले साहब, बहुत आपको और राज साहब ठाकरे को बहुत खुशी का आज मौका है जब एक शिंदे जी ने डिक्लेयर कर के टोल टैक्स नहीं होगा, ऑल 5 एंट्री पॉइंट्स में टोल टैक्स नहीं होगा। आप सेलिब्रेट भी किए, आप लोग जाके सब जगह मिठाई भी बांटने लगे। यह आप लोगों का कैंपेन था, एक जबरदस्त तरीके से आप लोगों ने कैंपेन किया। आज मुंबई करो को और मुंबई में आने वाले लोगों को बहुत रिलीफ मिल रहा है। इस चीज को कैसे आप और राज साहब कैसे देखते हैं? सर इसी टोल के वजह से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पे सुपारी के आरोप किए थे सबने। आज उन सब को हमने उत्तर दिया है, ये हमारा जवाब है उनको। जबकि महाराष्ट्र में कुछ 350-400 टोल चल रहे थे जो उसमें से 60-65 टोल इलीगली चल रहे थे, सरकार के आंखों के सामने चल रहे थे। उसके खिलाफ हमने आवाज उठाई, सरकार को वो टोल बंद करने पड़े। लेकिन हमें दुर्भाग्य से ये कहना पड़ रहा है कि उसका क्रेडिट मीडिया ने भी हमें नहीं दिया। लोगों ने तो दिया ही नहीं, मीडिया ने भी हमें दिया नहीं, जिनको मालूम रहता है कि इस सब के पीछे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है जी। आज भी आप देखेंगे ये जो 5 टोल बंद हुए इसके पीछे हमारे कार्यकर्ताओं ने लिए हुए हजारों केसेस है। आज भी केसेस हम पे चल रहे हैं।
हर तारीख पे हम जाते हैं, जबकि इसका फायदा लोगों को मिलने वाला है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता आज भी उन केसेस को जाते हैं, आज भी वो केसेस खत्म नहीं हुए सर। लोगों के आयुष्य जीवन से टोल गया है, लेकिन हमारे जीवन से केस नहीं गई है, वो और 4-5 साल चलने वाली है सर। तो हम तो खुश है, इतना सैक्रिफाइस करने के बाद लोगों जी। के जीवन में कुछ आनंद मिला है, हमें भी उस चीज का आनंद है सर। जी, लेकिन एक चीज़ तो है, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभेच्छा आपको कि आखिरकार मुख्यमंत्री जी ने आपकी बात सुन ली। आई वेलकम नासिर हुसैन साहब। नासिर हुसैन साहब तो कांग्रेस इस वक्त हमारे साथ हैं। नासिर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। नासिर साहब, तो हमारे लिए, मेरे लिए पर्सनली तो बहुत बड़ा धक्का है सर, सैटरडे को जो हुआ। बाबा सिद्दीकी हमारे बहुत पुराने दोस्त थे, मतलब 28-27 साल से, 29 साल से हम, मेरे तो खास दोस्त हुआ करते थे। मैं क्या मतलब, लेट मी बी वेरी वेरी फ्रैंक विद यू। लेकिन ये जो कहानी गढ़ी जा रही है, दो चीज़ों के ऊपर मैं चाहूँगा कि आप जरा अपनी प्रतिक्रिया दें। एक तो ये लॉरेंस बिश्नोई, हर जगह पे लॉरेंस बिश्नोई आ जाता है, ऐसा लगता है कि रॉबिन हुड है, पता नहीं क्या है, हर जगह पे नाम आ जाता है उसका। दूसरा, क्या कानून व्यवस्था को लेकर के महाराष्ट्र में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नासिर हुसैन साहब प्लीज बोलिए। बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, धन्यवाद। जहां क्राइम बढ़ता जा रहा है, कानून राज है नहीं, गुंडों का राज हो चुका है। एक तरफ से खुद गुंडे कहते हैं कि हमने ये मर्डर किया है, और वो गुंडा कोई बाहर नहीं है, वो जेल के सलाखों में है, और जेल के सलाखों के अंदर से वो ऐलान करता है कि मैंने उसे धमकी दी है, मैंने इसे मारा है। और मीडिया और पुलिस के रिपोर्ट से पता चलता है कि क्राइम जो हो रहा है उसकी पूरी साजिश जेल के अंदर रची जा रही है, यानी कि मिलवाने वाले भी कोई ना कोई प्रशासन के ही लोग होंगे। मीडिया को अगर ये इंफॉर्मेशन है तो कानून को क्यों नहीं पता है? किस तरह से वो वहां से साजिश रच रहा है, कैसे वहां तक वो नेटवर्क उसका फैलता जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों नहीं पता है? कहाँ एनआईए अभी खोई हुई है? वो एनआईए जो पाकिस्तान पे चंद सेकंडों में रिपोर्ट लेके आती है, मुसलमानों पे चंद सेकंडों में रिपोर्ट लेके आती है, बांग्लादेश के हिंदुओं पे चंद सेकंडों पे रिपोर्ट लेके आती है, यहाँ वो एनआईए कहाँ चली जाती है? सवाल है कि वो साजिश किस तरह से रच रहा है। और ये इत्तेफाक नहीं है कि तमाम जगह आप जाएं, चाहे वो अतिक पहलवान का हो, उसके भाइयों का मर्डर हो, या दूसरे, बड़े आराम से वो मारता है। वो गरीब नौजवान लड़का जिसकी कोई बैकग्राउंड क्रिमिनल की नहीं होती है, ज्यादातर वो नौजवान यहाँ काम कर रहे होते हैं, वो अचानक इस क्राइम में कैसे आ जाता है? और इंटेंशन तो होना चाहिए कोई मारने का, कोई इंटेंशन भी समझ में नहीं आता है। क्राइम करने का वजह क्या है वो तो सरकार को बताना चाहिए। अगर आप इनकाउंटर करने, जैसे आपने अभी इससे पहले एक दुबे का गाड़ी पलट सकता था, तो इसका गाड़ी कैसे नहीं पलट रहा है? अगर इतनी क्राइम बढ़ रही है तो उसका गाड़ी पलट देना चाहिए था, जो वो साजिश रचा है उस नफ्स को काट देना चाहिए था। मगर ये सरकार की कोई इकबाल नहीं है, इस्तकबाल नहीं है, ये सरकार में कानून का कोई डर नहीं है, तमाम तरफ मुखालफत बढ़ती जा रही है। ये पहला वाकया नहीं है, आप देखें ना, महिलाओं पे अत्याचार महाराष्ट्र में हो रहा है, बदलापुर हो, पुणे हो, नवी मुंबई हो, हर जगह आप देखें तो क्राइम का मतलब पुलिस का, कानून का कोई डर और इकबाल रह ही नहीं गया है। तो ऐसे सरकार को क्या मतलब है? मैं कहा था ये सरकार की एक्सपायरी डेट है, ये चंद कल हो सकता है ये सरकार अपने घुटनों पे आ जाए, क्योंकि कल के बाद ये सरकार की हाथ बन जाएंगे और 2 से 1.5 महीने के अंदर नई सरकार आएगी, तो फिर इसकी बात करेंगे। क्या ये कवर अप है? ये कवर अप है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। वहां पर आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखोगे, एसआरए के नजर जीशान सिद्दीकी वहां पर एक जबरदस्त आंदोलन छेड़ा था, एक वहां के जो एसआरए डेवलपमेंट ज्ञानेश्वर नगर का, वहां पर शाहिद बलवा के शिव इंफ्रा रिवर और आरसी ग्रुप ये उसके खिलाफ। और ऐसे पहले बार मुंबई के इतिहास में होगा कि रूलिंग पार्टी एमएलए के ऊपर एसआरए ने केस दायर किया, एफआईआर रजिस्टर हो गया था 1 महीने पहले जीशान सिद्दीकी। तो क्या ये लॉरेंस बिश्नोई जी के नाम लेकर एक बड़ा इशू जो लोकल है एसआरए रीडेवलपमेंट का, उसका चीज को कवर अप करने का कोशिश हो रहा है? आप क्या जानते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत? मैं कुछ नहीं जानता एसआरए के बारे में, ना मुझे इल्म है, जिस पे इल्म नहीं मैं उस पे बोलता नहीं, मेरी आदत नहीं। मगर मैं एक बात बोलता हूँ, आपने बोला सत्ता पक्ष के विधायक, इन्हें सत्ता पक्ष का मानता कौन है?
अजीत पवार साहब की हैसियत इस गठबंधन में क्या है, हमने सबने देखा है। क्योंकि एक नाथ शिंदे के एमएलए ने कहा था, जब अजीत पवार कैबिनेट में बैठते हैं तो मुझे उल्टी आती है। तब उनके विधायक कहां थे जब उनसे इस तरह की बातें करते कि उस अजीत पवार के साथ मुझे बैठना पड़ता है जिसके साथ मैं मन शेयर नहीं करना चाहता, उसके साथ मुझे बैठने पे घिन महसूस होती है, उल्टी आती है। क्या क्या नवाजा गया है। मैं कैसे मान सकता हूं ये सत्ता पक्ष के लोग होंगे। इन्हें कोई सत्ता पक्ष का मानता ही नहीं है। फिर भी अजीत पवार साहब के गुट के लोग अगर बोलते हम सत्ता पक्ष के हैं तो वो उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो कैसे सत्ता पक्ष के हैं जिन्हें खुलेआम गालियां दी जा रही हो, खुलेआम उन्हें इंसल्ट की जा रही हो, फिर भी वो सत्ता में बैठे। तो आप उस तरह से, मुझे नहीं मालूम कि वो सत्ता के कितने नजदीक थे या सत्ता के कितने दूर थे, तो मुझे इल्म नहीं है। मगर उसको कवर अगर बिश्नोई पे किया गया है तो उस पे एक्शन क्या हुआ? वो जेल के सलाखों में बैठ के साजिश कैसे रच सकता है? सवाल ये है। तो सवाल को घुमाया ना करके उस जहां से ये साजिश रची गई उस रास्ते को क्यों नहीं काटा जाता है? जब मैंने कहा कई बार गाड़ियां पलट जा रही है, तो यहां गाड़ी क्यों नहीं पलटती है? यहां क्यों नहीं ये खत्म हो रही है? ये खूनी रंजिश जो 92 के बाद लगभग खत्म हो चुका था, वो कैसे गुंडाराज महाराष्ट्र में वापस आ गया? सवाल ये है, कानून का डर क्यों नहीं है लोगों में? किस तरह से? और मैं तो ये भी हैरान हूं, Y+ का सिक्योरिटी मिला हुआ है, पुलिस के सामने गोली चल जाती थी, एक पिस्टल निकालना और फायरिंग करने में जहां तक मुझे अंदाजा है कम से कम 10 से 15 सेकंड लगता है। वो पुलिस कहां थी? वो पुलिस क्या एक्शन ले रही थी? ये सवाल उठता है या नहीं उठता है? 15 सेकंड बहुत होता है कि जिंदगी बचाने के लिए, मगर कुछ नहीं किया गया। तो आखिर कहां साजिश रची गई? कौन? एक ही गनमैन था, बस एक। तो Y+ शेरनी में 1 गलत होता है, ये मुझे आपसे आज मालूम हो रहा है। एक था। नहीं, Y+ शेरनी का उनको सिक्योरिटी मिला। सर वो इसी सरकार को बताना पड़ेगा ना। 4 होते हैं, 4। तो ये गार्ड कहां थे तीनों? ये गार्ड किधर घूम रहे थे? ये तो सरकार को बताना होगा सिक्योरिटी क्यों दी जाती है किसी की सुरक्षा। नासर साहब, चिले साहब और मुकेश गांधी साहब, मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो 2 लोग पकड़े गए हैं ना, वो वहां की भीड़ ने पकड़ा है, और वो राजेश डबाले साहब, API निर्मल नगर पुलिस स्टेशन, उन्होंने पकड़ा, उन्होंने दबोचा उनको। उनका जो गार्ड था उन्होंने वो भी नहीं किया है। और अभी मैं मेरी बातों को खत्म नहीं हो रही है। बोलिए ना सर, प्लीज बोलिए। तो इस तरह से सिक्योरिटी जो उसको Y+ की दी हुई है और उस पर गोलियां चल जाए, और सरकार बड़े आसानी से इसे दूसरे मैटर पे लिया है। अचानक टोल नाके की बात करने लगी हो। अभी हमारे दोस्त बोल रहे हैं कि हमारे आंदोलन का असर रहा, हमारे उसका असर रहा कि ये टोल माफ हो गया। मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं। राज साहब ने कई बार एक नाथ शिंदे की सपोर्ट की, एक उनके लिए रैलियां की, बीजेपी के बहुत नजदीक रहे, नितिन गडकरी साहब के बहुत नजदीक रहे। यानी उनकी बातों का कोई दम नहीं था, उनके आंदोलन का कोई दम नहीं था। सत्ता के इतने नजदीक रहते हुए छोटी सी बात को मना नहीं पाए। वो दिन रात राज साहब हमारे खिलाफ बोलते रहे, और आज कहते हैं हमारे लोगों की आंदोलन के वजह से ये टोल माफ हो गया। तो ये नहीं है, ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है जो जनता को दिखाया जा रहा है, क्योंकि इनके पास अब कुछ बचा नहीं है। तो इन्हें मालूम है अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, तो एक नया चाल चल दूं। तो जनता ने इन्हें रिजेक्ट का माहौल बना लिया है। पूरी महाराष्ट्र इनके खिलाफ है, पूरी लोग इनके खिलाफ है, क्योंकि महिलाओं के अस्मिता को लूट लिया गया, किसानों का आत्महत्या बढ़ता चला गया, माइनॉरिटी के ऊपर आए दिन अत्याचार बढ़ता जा रहा है। जो इनके पक्ष का नेता हो, उससे जो इनके पक्ष में हो, उनके नेताओं को जब गोली मार दी, तो सुरक्षित कौन है? यहाँ कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। तो इस सरकार का जाना लगभग तय है, पर थोड़ा इंतजार करिए। जनता बैठी है, जनता अपने बुलेट्स के तुका बदला वोट से लेगी, और वोट में लोकतंत्र का वो तमाचा देगी जो सदियों उन्हें उठने के लिए मजबूर कर देगा। जिस तरह से महाराष्ट्र के लोगों के साथ, ये पहली बार नहीं है, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान इसी महाराष्ट्र में किया गया, कोश्यारी जी के थ्रू किया गया, इसी उनके बीजेपी के प्रवक्ताओं ने किया। तब भी मैंने कोई आंदोलन करते हुए मानसी को नहीं देखा, राज साहब को नहीं देखा। ये छोटी सी बात का बोलते मैंने आंदोलन किया है, जब छत्रपति शिवाजी महाराज का विरोध, जब उन्हें अपमान किया गया, वीर सावरकर से उनको सुनिए, सावरकर से उनको सावरकर के ऊपर आप बीच में बाद में बात कर लीजिएगा। करूंगा टोल पे तो आपको बचेगा नहीं वो।
अरे आप बोलते रहिए ना सर, आपका काम है, बोलिए। अब मुझे हजम होना या नहीं होना वो मेरी बात नहीं है। आप बात मत कीजिए। मेरे अभी आप आपकी मेरे पीड़ा में अरे छोड़ दीजिए ना आप मेरी समझ बात। सकता हूँ, इसीलिए मैंने इतना वक्त में कभी चुप नहीं रहता, मैं आज चुप रहा हूँ। लेकिन आप इस तरीके से राज साहब के ऊपर बात जी, मत चिले कीजिए। साहब, मैं मेरी आपके आपको पास आता विनती है। हूँ। क्या आप नहीं तो राज टोल पे साहब- आकर चिले साहब, आपके पास आपसे आता हूँ मिनट मैं। लीजिए। आप एक आइए, मिनट, मैं नासिर आता साहब, हूँ, आप सामने बोलिए। सामने बात करें। आप सत्ता नासिर साहब, पक्ष एक के सेकंड, करीब एक है सेकंड। या नहीं है, ये आप बता दीजिए। आप नासिर बोल साहब, दीजिए एक सत्ता एक पक्ष के सेकंड। विरोधी है। तो टोल पे नहीं, आकर मैंने डिबेट लगाइए नहीं ना, नहीं, मैं बताता हूँ आपने आपको फिर। आपने टोल की बात लाई, हमने तो नहीं लाई। आपने टोल का वाहवाही लेने की प्रदीप जी मची ने थी। पूछा था, उसका इसलिए लाई जवाब गई। देना आज जरूरी था। कैबिनेट नहीं, में नहीं, बहुत नहीं, कैबिनेट निर्णय में आज ये डिसीजन लिए। है, बहुत बहुत बड़ा मुंबई के लिए इम्पैक्ट बहुत हुआ बड़ा था। मैटर है आज। गलती क्या थी, उनके बात में दम नहीं था। नहीं, सत्ता के तो करीब दम है हम या दिखा नहीं दे है, बात में क्या कितना था। सत्ता के कैसे करीब दम है था, या नहीं है, क्यों बीजेपी टोल के लिए प्रचार उसको किया कैंसिल या करना नहीं पड़ा, किया, बता देना, शिंदे क्यों साहब के लिए पता दे। प्रचार आप किया या लगाओ नहीं। अलग अरे से, आपके बोलने से टोल कोई पे फर्क अलग नहीं से पड़ लगाओ। रहा। आज बाबा सिद्दीकी साहब के मर्डर केस आप पे बात सत्ता कर रहे हैं, आप सत्ता तो के उसी पे नजदीक रहिए। है या नहीं है। अरे नहीं तो आप डिबेट का बीच में पूरा इस तरह मूड से जो है बोले, वो चेंज आप हो बीच जाएगा में सर जी। आप पूरा बीच मूड में चेंज इस हो तरह जाएगा और से मैं नहीं फिर नहीं, आप कॉल आके बोलते पे आ आप जाऊंगा। बोलते रहिए। बाकी कोई बात आपको करने नहीं दूंगा फिर। सर आप राइट, बोलते रहिए ना। नासिर साहब, आप बोलिए। एक सेकंड, आई थिंक वी शुड गिव आप ये धमकी मुकेश दे गांधी रहे साहब अ हैं कि चांस। आपको बोलने नहीं दूंगा। एक ये सेकंड कौन सा सर, धमकी वाली बात नासिर कर रहे हैं? साहब, ये कौन सा मिस्टर धमकी मुकेश आपको गांधी हैज बोलने बीन नहीं दूंगा? क्वाइट। आप मेरी आवाज बंद कर दोगे? नहीं, नासिर साहब, एक ये कौन सेकंड सा प्लीज। धमकी आपका? नासिर साहब, आपके पास आते नहीं हैं। नहीं, आपके योगेश शो चिले में साहब मुझे विल गिव बोला यू अ जा फुल रहा है चांस कि टू आपको रिप्लाई। बोलने नहीं दूंगा। इतनी हिम्मत कहां से आती है? मुकेश यही गांधी इसी साहब। के खिलाफ तो आवाम आप बोल रही है। नासिर इसी साहब, के एक खिलाफ सेकंड आवाम प्लीज। है महाराष्ट्र की। नासिर कि साहब। मुझे बोलने नहीं दोगे आप? इतनी हिम्मत है आप में? नासिर साहब, आप बोल चुके हैं ना, एक मिनट। नहीं नहीं, उन्होंने आपके सामने मुझे धमकी दिया कि आपको बोलने नहीं दूंगा। ये कौन सा शो में ऐसा सर हो सकता है? लाइव शो ये में सर वो This is बोलने, not सर fair, वो sir. कहने की मैंने बात नहीं होती है। बोला कि आप नहीं बोल सकते। आपका टर्म है, आप बोलिए ना। आप मेरी क्रिटिसाइजम कीजिए ना, मैं कहां विरोध कर रहा हूं। मगर आपका ये राइट नहीं है कि आप मुझे बोलेंगे कि आपको बोलने नहीं दूंगा। ये लोकतंत्र में नहीं हो सर, सकता है कि आप मेरी आवाज को बंद कर दें। कोई किसी को जबरन रोक नहीं सकता बोलने से। ये फ्री अभी शो है, आपके यहाँ पे शो हर में कोई बोला बोलता है है। सर, आप बजाज भाई टेंशन ना अभी लें। बोला है। सेकंड, मेरी आप आदत टेंशन नहीं ना है लें कि मैं नासिर बीच में साहब। मेरी नासिर आदत साहब, प्लीज नहीं है लीव इट किसी टू के मी। बीच में बोलने लेट मी की। कंडक्ट द शो सर, प्लीज। मुकेश गांधी साहब, वेरी मैं इंपॉर्टेंट इतनी पॉइंट। हल्की जेंटलमैन, डिबेट आई में वुड मैं लाइक यू कभी टू हियर पढ़ता भी नहीं दिस। हुआ। योगेश चिले साहब, नासिर साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी मैं बोलने जा रहा हूं। आप जरा ध्यान से सुने प्लीज। ये घटना है 23 फरवरी 2024 की। बीजेपी एमएलए गणपत गायकवाड़ और बीजेपी के सिटी चीफ महेश गायकवाड़, ये दोनों मिलते हैं हिल लाइन पुलिस स्टेशन उल्लासनगर में, कल्याण के पास। और वहां पर एक गायकवाड़ दूसरे गायकवाड़ के ऊपर गोली चला देता है। कांदीवली में एफबी लाइव चल रहा है। आशुतोष घोसालकर साहब पर गोली चल जाती है लाइव, और अब बाबा सिद्दीकी को मार दिया जाता है। मुकेश गांधी साहब, ये क्या हो रहा है? ये तो पहली बार हम लोगों ने सुना है ऐसा। मुकेश गांधी साहब, यू आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। आप तो नेशनल एनसी अजीत दादा पवार में है सर। प्लीज बताएं सर। मुझे लगता है कि आपने जो तीनों इंसिडेंट्स बताए जी उसमें बाबा सिद्दीकी के बारे में मेरे पास कोई ज्यादा डिटेल नहीं है जी। और अगले जो दो प्रसंगों को मैं टीवी से और न्यूज़पेपर से देखता हूं तो वो पर्सनल अदावत के कारण ये प्रॉब्लम हुआ है। घोसालकर का भी वहां कब से चल रहा था, अंदर अंदर राइवलरी ये वो सब चल रहा था। लोगों को मालूम है, वहां के लोकल लोगों को आप पूछेंगे। सर, वैसे ही लाइव पे, भिवंडी में भी फेसबुक मेरी लाइव बात पे हुआ सुनिए मर्डर। सर भिवंडी में भी ऐसा ही अंदर अंदर चल रहा था। जी। तो ये अदावत से ये काम हुआ है। इसमें सडनली आज कोई जगह के ऊपर कहीं अदावत से कौन किसी का मर्डर कर दे या कोई किसी को उड़ा दे, तो उसके कारण उससे ज्यादा इंसिडेंट जो सीरियसली हुआ है वो बाबा सिद्दीकी का हुआ है। जी कि बाबा सिद्दीकी के ऊपर उसके पास बुलेट प्रूफ कार थी, उनके पास 3 सिक्योरिटी की वाई सिक्योरिटी की जी। अरेंजमेंट थी, और पुलिस स्टेशन के सामने नजदीक में होते हुए भी एक दशहरा जैसी पवित्र फेस्टिवल में आदमी मिठाई बांटने गया था और वहां उसके ऊपर गोली चला दी। और उसमें बाद में उनके साथ में सलमान खान और दाऊद का इसका नाम जोड़ा गया और बिश्नोई गैंग आ गई। ये जो परिस्थिति आज पेपरों में और मीडिया में आ रही है, ये बड़ी दुखद घटना है। ये क्या हो गया कि इसके कारण क्या हो जाएगा कि वापस बंबई में गैंग वॉर का इश्यू खड़ा ना हो, इसका मुझे डर लगता है। और
हमारे होम डिपार्टमेंट को इसके ऊपर बहुत जल्द कार्रवाई करनी चाहिए और इनके ऊपर ऐसा सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट लाना चाहिए कि पब्लिक कन्विंस हो, हर धर्म के, हर मजहब के लोग, हर जाति के लोगों को एकदम शांति मिलनी चाहिए कि नहीं, होम डिपार्टमेंट हैज डन देयर जॉब। मुकेश गांधी साहब, जो कांग्रेस स्पोक्सपर्सन सैयद नासिर हुसैन साहब ने एक अहम मुद्दा उठा लिया, व्हाट इज योर पोजीशन विद इन द गवर्नमेंट? बिकॉज जीशान सिद्दीकी, सबको मालूम था बाबा सिद्दीकी बहुत पहले एनसीपी ज्वाइन, अजित पवार साहब के साथ ज्वाइन किया, आपको ज्वाइन किया था, और एक महीने पहले जीशान सिद्दीकी पर एफआईआर हो जाता है। एफआईआर रूलिंग एमएलए पर, रूलिंग पार्टी के एमएलए पर एफआईआर फाइल होता है, और एफआईआर और एसआरए फाइल करता है। एसआरए जो आपके डिपार्टमेंट है, सीएम के अंदर आता है, वो ऑफिसर जाके जीशान सिद्दीकी के खिलाफ एमएलए पर एफआईआर फाइल करते हैं, एमएलए पे अलग अलग पब्लिक सर्वेंट अटैकिंग। तो ये एक महीने के बाद जो सिलसिला चला है, तो क्या आप सरकार के पास हाथ हो, सरकार के खिलाफ हो, रूलिंग पार्टी एमएलए पर केस होता है और एक महीने के बाद फायरिंग होके बाबा सिद्दीकी मर जाता है, right? तो आपका स्टेटस पर बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। व्हाट इज एनसीपी अजित पवार? गांधी साहब। सर ये आपके प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं बहुत छोटा पड़ता हूं, पर यह प्रश्न आपके दिमाग में जो जहन में उठा है वो बहुत बड़ा सही है। क्योंकि क्या है कि एक बार सिद्दीकी के सामने 2000 करोड़ का स्कैम था, ये था, तो उसमें ईडी की भी रेड पड़ी थी, सब इश्यू आए थे, एसआरए स्कैम हुए हैं, ये हुआ है, वो हुआ है, बहुत बड़ी बातें चल रही थी। और एक दूसरे के सामने आज जिस तरह से हमारे बंबई में बिल्डरों का एसआरए के लैंड के ऊपर जिस तरह से मारामारी चल रही है, तूफान चल रहा है, एक दूसरे की कंपटीशन चल रही है, जिसमें पॉलिटिशियन से लेके कई टाइप के लोग इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, तो ये इश्यू जो है उसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूं? मैं गवर्नमेंट में बैठता नहीं हूं, पर मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट को जब उसके सामने ये इश्यू हुआ, तब इश्यू को तुरंत निपटाना चाहिए था। उनके साथ उनकी एफआईआर। लेकिन मुकेश गांधी साहब, सवाल कुछ और है। मुकेश गांधी साहब, वही सवाल कुछ और पूछा है, प्रश्न कुछ और पूछा है। सर, अभी अजित दादा पवार की पार्टी का स्टेटस क्या है? आप ही के एमएलए मतलब जीशान सिद्दीकी जो हैं, उनके खिलाफ एसआरए, और वो एसआरए कल्याणकर साहब कौन है? सीईओ जो हैं, मैं शायद आपको मालूम होगा नहीं, योगेश टेली साहब शायद आपको मालूम होगा, मुझे मालूम नहीं है, शायद नासिर हुसैन साहब को मालूम होगा कि नहीं, मुकेश गांधी साहब को जरूर मालूम होगा। एसआरए के जो सीईओ हैं कल्याणकर साहब, बाबा सिद्दीकी के ओएसडी हुआ करते थे, जो वो फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर थे। उन्होंने जीशान सिद्दीकी के खिलाफ एफआईआर कराया खेतवाड़ी पुलिस स्टेशन में। सो सर, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ अजीत दादा पवार? बताएं सर, मुकेश गांधी साहब। मैंने वही आपको कहा कि उसके बारे में अजीत दादा पवार का स्टेटस क्या है वो अजीत दादा खुद ही बता सकते हैं, मैं उसके बारे में कैसे कमेंट कर सकता हूं? क्योंकि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मेरा कोई रोल नहीं है सर, मैं प्रवक्ता हूं, मेरा कोई उसमें रोल नहीं है। उसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये सारे प्रश्नों का जवाब कोई प्रवक्ता कोई पक्ष का दे नहीं सकता है सर। वो डायरेक्ट अजीत दादा या तो माड़ा के या तो हमारे। आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? व्हाट इज योर पर्सनल व्यू? सर, मेरा पर्सनल व्यू, मैंने यही कहा ना कि एसआरए के जितने प्रोजेक्ट आज बंबई में चल रहे हैं, उसमें इतनी दुश्मनी बढ़ रही है, इतनी जमीन हड़पने का काम चल रहा है, इतने पैसों का इन्वॉल्वमेंट उद्योगपति से लेके पॉलिटिशियनों का सबका ऐसा है कि अगर इसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो बिश्नोई में कोई चिनोई भी आएगा और मिनोई भी आएगा और कोई मोहम्मदी भी आएगा और गैंग और बढ़ेगा। इसलिए उसको पहले होम डिपार्टमेंट को कंट्रोल करना चाहिए, ऐसा मुझे मेरा मानना है। सर प्लीज चिले साहब, यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू व्हाट आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हो? आईएनसी इंटरनेशनल कांग्रेस सैयद नासिर हुसैन से आलोचना थोड़ा किया था राज साहब ठाकरे पर, आप अगर बोलना चाहे तो मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं। अच्छा प्रदीप जी मुझे उसके पहले एक बात करनी है जरा, प्लीज। हाँ, बोलिए। सर, मैं एक बात तो है कि वे राज साहब ठाकरे को आज जो बंबई के अंदर जो 5 पोस्ट जो हमारे इसकी जो ऑक्ट्रॉय की जो बंद करवाई है जो आने की, और उसके लिए उनका आंदोलन बहुत सहायभूत हुआ है
और उनके प्रेशर टेक्निक से ही आज गवर्नमेंट को झुकना पड़ा है हमारी, और मैं राज साहब ठाकरे को धन्यवाद देता हूं। क्या बात है चिले साहब, चिले साहब चिले साहब आगे बोलिए। चिले साहब, थोड़ा कांग्रेस ने आप पर आलोचना किया, राज साहब पे आलोचना किया, आंदोलन पे, उस पर कुछ बोलना चाहोगे आप? सर पहले तो मुझे मालूम नहीं था नासिर भाई कांग्रेस के प्रवक्ता है, मुझे लगा वो बाबा सिद्दीक जी के दोस्त थे। अभी प्रवक्ता है इसलिए प्रवक्ता के हिसाब से मैं जवाब दूंगा। ये जो महाराष्ट्र में टोल का पूरा आंदोलन हुआ, उसके लिए कारणीभूत कांग्रेस है, क्योंकि इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो भी ये जब सत्ता में थे तब मैक्सिमम टोल के एग्रीमेंट कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने किए थे, और इस तरीके से किए थे कि आप उस एग्रीमेंट को चैलेंज भी नहीं कर सकते थे कोर्ट में। तो ये लड़ाई हम सिर्फ रास्ते पे नहीं लड़े थे, हम कोर्ट में भी लड़े थे। तब कोर्ट का ये कहना था कि सरकार ने जो एग्रीमेंट किए हैं उसी हिसाब से ये टोल नाके चलेंगे। यानी जब आपने एग्रीमेंट आपके हिसाब से किए थे, कॉन्ट्रैक्टर को फायदा हुआ ऐसे एग्रीमेंट आपने किए थे, क्योंकि कांग्रेस के तिजोरी में पैसा है, उनसे जो इलीगल पैसा निकल रहा था आधा पैसा कांग्रेस को मिले, उसी हिसाब से इन्होंने सब एग्रीमेंट किए थे। उसका दोष आज ये मनसे पे डाल रहे, ये कैसे चलेगा सर? मनसे तो सत्ता में नहीं थी, मनसे ने तो आंदोलन किए, 15 दिन लड़के टोल नाके पे बिठाए, 15 दिन सब गाड़ियां उन्होंने गिनी, 15 दिन टोल नाके पे कितना पैसा आता है वो गिना, और सरकार को विद प्रूफ दिखा दिया कि आप लोगों को लूट रहे हैं। उसके बाद ही तो सब पैसे टोल बंद हुए थे। उसके पहले क्यों कांग्रेस और राष्ट्रवादी के सरकार ने टोल, ये 65 टोल भी कांग्रेस राष्ट्रवादी के सरकार के वक्त ही बंद हुए थे, क्यों बंद करने पड़े? आप क्यों उसके पहले बंद नहीं कर सकते थे? हमारे आंदोलन के बाद ही आपको 65 टोल बंद करने पड़े, ये तो आप मान लीजिए। अरे जो अच्छी बात होती है, अच्छे निर्णय होते हैं, वो मानने में क्या दर्ज है? राज साहब को गाली देके कुछ होने वाला नहीं है। दुनिया को मालूम है टोल का जो आंदोलन हुआ उसके बाद सरकार पे प्रेशर आया, फिर वो कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार हो या शिवसेना भाजपा की सरकार हो। पहले कांग्रेस राष्ट्रवादी ने टोल बंद कर दिए, आज शिवसेना भाजपा की सरकार ने बंद कर दिए। आपको मानना पड़ेगा सर, ये लोगों को आप कभी भी पूछेंगे टोल के बारे में किसने आंदोलन किए थे, वो एक ही बोलेंगे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने किए थे। आप बताइए कांग्रेस कब टोल के खिलाफ खड़ी हुई है? एक आंदोलन बताइए जब कांग्रेस टोल नाका के खिलाफ खड़ी हुई है, देखिए आपको याद आता है क्या? आज राज साहब ने चिले साहब और भी कहा था, कल के स्पीच में उन्होंने कहा था कि दो इंपॉर्टेंट चीज है, अरेबियन सी में जो शिवाजी महाराज का जो भव्य स्टैचू बनाना चाहता है उसमें हजारों करोड़ रुपए खर्चा करने वाले हैं, तो उससे अच्छा है कि आप जितने फोर्ट्स है वो फोर्ट्स को सुधारे। महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के फोर्ट्स है उसको एक टूरिज्म केंद्र अच्छा डेवलप करके केंद्र बना दे। तो राज साहब ने बेनिफिट के लिए क्या महाराष्ट्र टूरिज्म बढ़ेगा, इतिहास में छत्रपति, कैसे देखते हो स्टेटमेंट का? सर ये बात राज साहब बार बार कह रहे हैं। आप देखेंगे महाराष्ट्र के गली गली में छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले हैं। क्या सिर्फ पुतलों से प्रेरणा मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलती। पुतले तो हजारों है, लाखों है। प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार जब लोगों में, बच्चों में जाएंगे तभी उनसे प्रेरणा मिलेगी। और उसके लिए उन्होंने जो इतने साल उन्होंने संघर्ष किया, जिस किलों के सहाय से उन्होंने इतना संघर्ष किया, वो किले जैसे थे वैसे बनाना वही उनके लिए अच्छा श्रद्धांजलि रहेगी। तो ये पुतले आप 300 फुट का पुतला बनिए, 350 फीट का पुतला बनिए, उससे कुछ नहीं होगा। आप अगर उनके जो किले हैं जो खत्म हो रहे हैं अभी हमारे पास दिखाने के लिए, जो उनका राजगढ़ था वो राजगढ़ आप एक उसकी ईंट नहीं दिखा सकते अभी। ये हालत है महाराष्ट्र में। 300-350 किले है। आप बाहर अगर जाएंगे दूसरे किसी भी देश में, उनके यहाँ पे एक वॉल खड़ी रहेगी तो वो पूरे दुनिया को बताते हैं ये देखो ये हमारी वॉल है, जो 17वीं सदी की है जी। लेकिन महाराष्ट्र में 350 के ऊपर किले है, फिर भी हम कुछ दिखा नहीं सकते। ये दुर्भाग्य है। हम सिर्फ यही कहते हैं कि 3000 करोड़ किलो छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले पे खर्च करने से अच्छा है पूरे महाराष्ट्र में टूरिज्म अच्छी हो। इसलिए अलग अलग जगह पे जो 300 किले हैं महाराज के, वो किलो को आप अच्छा डेवलप कर दो। इससे ये तो आप टूरिज्म बढ़ेगा। ये तो आप बहुत सालों से कह रहे हैं। महाराष्ट्र में
से ज्यादा आएंगे सर। आपने खुद किलो पे काम किया है। किया है सर, किया है, अभी भी कर रहा हूं। और वी आइडेंटिफाइड 24 फोर्ट्स, ये भी आपको बता दूं मैं, दिस फॉर द इंफॉर्मेशन फॉर व्यूअर्स, वी आइडेंटिफाइड 24 फोर्ट, 24 जो सबसे इंपॉर्टेंट फोर्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया, उनकी लिस्ट बनाई गई, किस तरीके से उनको प्रिजर्व करना है, किस तरीके से उनको रिस्टोर करना है, पूरा एक छत्रपति टूर कैसे बनेगा, क्या बनेगा। एंड ये एस्टिमेट सर जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, ये 12 साल पुराना है। उस टाइम पे हम लोगों का एस्टिमेट था कि हर साल मिनिमम 2000 से 2500 करोड़ महाराष्ट्र सरकार को आएगा अगर ये 24 फोर्ट्स को रिस्टोर कर दिया जाए और एक छत्रपति टूर बनाया जाए। उसके साथ में एंसिलरीज भी थे, छोटे छोटे होटल्स भी थे, बजट होटल्स वगैरह वगैरह, लेकिन वो अलग बात है। एंड इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, इट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग, देयर वाज नो रिस्पॉन्स। कांग्रेस एनसीपी सरकार से भी कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया, कांग्रेस गवर्नमेंट से जरूर रिस्पॉन्स आया था थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि बीजेपी सरकार की तरफ से तो कोई रिस्पॉन्स आया ही नहीं। देयर वाज नो रिस्पॉन्स एट ऑल। जो 5 साल देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे सर, देयर वाज नो रिस्पॉन्स। योगेश चिल्ले साहब, ये क्या है? मतलब छत्रपति शिवाजी का सिर्फ नाम लीजिएगा, पुतले बनाइएगा, पुतले तोड़िए, नए पुतले बनाइए, वहां पे कितने 350 करोड़ खर्चे, 1000 करोड़ खर्चे, अब 1000 करोड़ और खर्चेगा, बस। योगेश चिल्ले साहब बोलिए, ये हो क्या रहा है? मेरी समझ के बारे क्या लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा क्या? योगेश चिल्ले, जो में पुतला गिरा 6 करोड़ का पुतला बताते हैं ये लोग जी, और वो पूरा इसके लिए अभी और कुछ 40-50 करोड़ का पुतला बनाए। ये कौन सा हिसाब है इनका? तो हम तो यही चाहते हैं कि जो लोग इस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेके सत्ता में आना चाहते हैं, उनको लोगों ने अभी गिराने की जरूरत है। पुतले तो गिर रहे हैं, लेकिन इनको गिराने की अभी जरूरत है सर। और हमने इनको अनकंडीशनल सपोर्ट किया था, तब भी हमारी ये डिमांड थी कि महाराष्ट्र के जितने किले हैं उन किलों का पहले आप डेवलप कीजिए, उन सभी किलों का आप डेवलप कीजिए। ये हमारी डिमांड थी। मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा दिया जाए, वो मिल गया है। अभी शायद ये भी मिल जाए। हमारा प्रेशर हम जैसे आप इसके पहले बढ़ा रहे थे, आज भी बढ़ाएंगे, कल भी बढ़ाते रहेंगे सर। राइट। और सर मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए राज साहब की भी जरूरत नहीं है। अगर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सत्ता में आती है तो आप उस 5 वर्ष के कालखंड में देखेंगे महाराष्ट्र में कितने किले पहले जैसे खड़े हुए रहेंगे। जी, वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। नाजर साहब, देयर आर 2 थिंग्स। नाजर हुसैन साहब, दो चीजें। नंबर 1, कांग्रेस की हरियाणा की हार, नंबर 1, और नंबर 2, उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है अब महाराष्ट्र पे? नाजर साहब बताएं प्लीज। नहीं, आपने यहाँ पे सत्ता पक्ष के प्रवक्ता को बुलाया, पर उन्हें कुछ सत्ता के बारे में पता ही नहीं है। बोलते हैं मुझे मालूम नहीं होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है या सरकार क्या कर रही है। एक प्रवक्ता का क्या धर्म होता है? अपनी पार्टी के बारे में रखना, सरकार जो चल रही उसके बारे में रखना। इन्हें ना सरकार के बारे में मालूम, ना पार्टी के बारे में। मुझे नहीं पता, सिर्फ वो राज ठाकरे साहब के पार्टी में हाँ में हाँ मिला रहे हैं, और वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं किस तरह से मैं इस बात का जवाब दूं। तो आप बताइए, इन्हें बोलते हो गुंडाओं के राज बन रहा है, गुंडाओं का, तो आप किस लिए सरकार में? आप सरकार से बाहर हो जाइए। जब आपको इस सरकार पे इकबाल नहीं है तो आपको राइट नहीं है इस सरकार में आने का, और आपको राइट भी नहीं है कि ऐसे डिबेट में आप पार्टिसिपेंट करें, क्योंकि आप अपने पक्ष को नहीं रख पा रहे हैं, आप अपनी बात को नहीं रख रहा है। एक एमएलए पे एसआरए क्यों एफआईआर करता है वो भी आपको पता नहीं है। तो फिर मैं आपकी डिबेट से और आपके व्यूअर को अजीत पवार गुट से क्या मालूम पड़ रहा है? मुझे नहीं मालूम है कि इनके बुलाने का आपका मकसद फिर क्या पूरा होगा। नहीं, मेरी टॉपिक नहीं है। मैं जवाब दे सकता हूं। आप खुद जवाब, जब आपकी मौका था आपने जवाब नहीं, मैंने पूरा जवाब दिया। आपने खुद जवाब, आपने क्यों एफआईआर, सुन लीजिए ना, आपने जवाब को ट्विस्ट किया है। देखिए, यही होता है, आप सही बोलना। मैं आता हूँ वापस। किसी को कहते हैं कि किसी के बीच में आप टपक जाओ, आपका यही है बचकाना हरकत है। अगर आपके पास है आप दोबारा फिर बोल लीजिएगा, आपके पास अभी एंकर आएंगे, आप बता दीजिएगा अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो। आपने गलत ही बोल रहे हैं। हाँ, मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है, आप सही बोल रहे होंगे तो आप सही कर लीजिएगा, सुन लीजिए। तो आपने उसके ऊपर कोई बात नहीं करी। अभी हमारे दोस्त ने बोला कि पुतलों से कुछ, अरे पुतला से की बात नहीं है, 3600 करोड़ का पुतला गिर गया, 1-2 पैसे का पुतला नहीं गिरा है छत्रपति शिवाजी महाराज का। पूरा प्रधानमंत्री उसका ये करके गया। अरे आइडियल है, महाराष्ट्र के आइडियल है, उनसे लोगों को सीखने को मिलता है।
उनसे लोगों ने एक मुगलिया सल्तनत को चाकन की लड़ाई में हराया है, चाकन की जबरदस्त लड़ाई लड़ी है जो हम लोगों ने इतिहास के पन्नों में पढ़ा। वो ऐसे सल्तनत के बारे में जानने का हक है। मैं कहता हूं जब सावरकर जी के बराबर लाके शिवाजी महाराज को खड़ा किया गया तब किसी ने आंदोलन नहीं किया। एक ही पार्टी हिंदुस्तान में थी जो सिर्फ कांग्रेस ही उसके खिलाफ खड़ी हुई, कांग्रेस ने ही आवाज उठाई। कहां सावरकर, कहां छत्रपति शिवाजी महाराज, कोई तालमेल नहीं है। जब सावित्रीबाई फुले का अपमान हुआ तमाम पार्टियां खामोश रही, एक ही पार्टी थी कांग्रेस जो इस महाराष्ट्र में आवाज उठाई। आपने कहा अभी हरियाणा की बात है, हरियाणा में कैसे जीत सकते हैं? 39% कुछ हमारा वोट है, 39% उनका वोट है। मुझे समझ में नहीं आता है, ईवीएम मशीन 90% सुबह से लेके शाम तक उस मशीन को यूज होता है और नेचुरल है कि 90% कभी रह ही नहीं सकता है। वो 99% गलत बोल रहे हैं। 99% चलिए मैं सही करेक्ट, 99% कोई ईवीएम मशीन 99% रह सकता है? नहीं, 90% भी है, 99% भी है। वो चार्ज कैसे रह सकता है? जहां 60 to 70% ईवीएम का बैटरी चार्ज है वहां कांग्रेस जीत गई, जहां 19 से अबव बैटरी चार्ज है वहां कांग्रेस हार जाती है। अरे ये कैसा मैंडेट है? ये मैंडेट उस लोकतंत्र पे तमाचा था जहां महिलाओं इनके खिलाफ थी, अग्निवीर के लोग इनके खिलाफ थे। आप बताइए, किसान इनके खिलाफ थे, नौजवान इनके खिलाफ थे, अनएम्प्लॉयमेंट अपने चरम पे था, फिर भी सत्ता में आ जाते हैं। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं हरियाणा इलेक्शन में गया, लोगों से मिला, हर 6 में से आप 10 में से बात करिए तो 6 लोग इनके खिलाफ बात करते थे। क्या होता है ओपिनियन पोल? आप 10 में से 6 लोगों से बात करें, उनका ओपिनियन जान लें, यही तो आप सर्वे होता है। मगर तमाम लोग मुखालफत में होने के बाद अगर ये पक्ष सत्ता में आ जाए तो ये लोकतंत्र नहीं है। इस मैंडेट को कोई मानने को तैयार हो ही नहीं सकता। नाज़िर साहब, क्या आप शैलजा कुमारी के पूरे इंटरेस्ट जो कॉन्फ्लिक्ट थे राहुल गांधी जी खुद मान लेते कि हमारे एक सत्य शोधक कमेटी भी रखे हैं, तो क्या शैलजा कुमारी का इंसल्ट करना वहां के पूरे समुदाय को ऐसा लगा कि आप दलित विरोधी हो? तो किसने कहा प्रदीप भाई की इंसल्ट किया? ऐसा किसने कहा है आपको? नहीं, राहुल गांधी जी ने ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है प्रदीप जी कि उनका इंसल्ट किया। ऐसा कोई स्टेटमेंट राहुल गांधी का नहीं है कि शैलजा जी का इंसल्ट। देखिए, तमाम तीनों पार्टियों लोगों ने, हो सकता है छोटी मोटी मतभेद रहा होगा, ये एक अलग बात है। हर जहां भी पार्टियां होती है, लीडरशिप होता है, वहां मनमुटाव हो सकता, मगर यूनाइट होकर तमाम लोगों ने लड़ा है। ऐसा नहीं है कि तमाम लोगों ने यूनाइट होकर नहीं लड़ा है। चाहे वो हुड्डा जी हो, शैलजा जी हो, सुरजेवाला जी हो, तमाम लोग यूनाइट होकर इलेक्शन में लड़ते हैं। ये इलेक्शन कमीशन के थ्रू अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं, ये लोकतंत्र का जीत नहीं है, लोकतंत्र के मुंह पे एक तमाचा है। इस तरह से आपने मैंने इंडिया अलायंस के घटक दल थोड़ा आरोप लगाने लगे हैं आप पर, आम आदमी पार्टी बोलने लगे हैं, यहां पर संजय राउत जी, यूबीटी के लोग बोलने, स्पोक्स पर्सन बोलने लगे कि शायद हमको साथ में लेते, समाजवादी को साथ में लेते, हम लोग सब वहां मिलकर लड़ते तो शायद ये जीत, जो हार गए वो जीत में बदल जाता। तो क्या इंट्रोस्पेक्शन हो रहा है इस विषय में? देखिए, हमेशा 1+1 2 नहीं हो सकता है सर, 1+1 0 भी हो जाता है। ये काउंटिंग ही गलत है, मैं मान। पर कई पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के वहां लड़ रही थी, जिसकी कोई जनाधार वहां नहीं था, 1% से कम वोट था, वो भी बीजेपी की मदद पहुंचा रही थी। तो ये इल्जाम हमारा भी हो सकता है। तो हम 1-1 शिमला में लड़ते हैं, करना दूसरे स्टेटों में लड़ते हैं, हम जीत के आते हैं। गुजरात अपना राजस्थान में 1-1 की हमारी लड़ाई होती है, इससे पहले हम जीत के आते हैं। मध्य प्रदेश में 1-1 की लड़ाई होती है, हम जीत के आते हैं। छत्तीसगढ़ में 1-1 की इससे पहले लड़ाई होती है, हम जीत। ऐसा नहीं है कांग्रेस बीजेपी से सामने का मुकाबला में हम हार जाते हैं। ये हमारे किसी नेताओं ने ये एलिगेशन किया तो रॉन्ग है। मैं कहता हूं बीजेपी की बहुत सारे बी टीम बन के वहां पे चुनाव लड़ रही थी। आखिर क्या वजह थी? जिसका कोई जनाधार नहीं था वो भी चुनाव लड़ रही थी वहां, जिसका 1% वोट नहीं था, जिसकी किसी पार्टी की किसी कार्यकर्ता की जमानत नहीं बचती है, वो भी वहां चुनाव लड़ रहा था। तो मैं उस पर डिबेट में नहीं जाना है, मगर मैं फिर कहता हूं ये मैंडेट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं जो महिलाओं के खिलाफ मैंडेट जाए, नौजवानों के खिलाफ मैंडेट जाए, अग्निवीर के खिलाफ मैंडेट जाए, वो हम मान नहीं सकते। नहीं, तमाम आप सुनिए ना, सुन लीजिए ना बजाज भाई, वही किसान जब दिल्ली के रास्तों में आ रहे थे, वो किसने कील कांटे बिछाए थे? दिल्ली की सरकार ने बिछाए, उनको दिल्ली आने से रोक दिया गया। अग्निवीर कौन लोग लेके आया? ये बीजेपी की सरकार लेके आई, वहां के सरकार की आवाज नहीं आई, उसके खिलाफ तमाम लोग थे।
सर मैं कुछ और बोलने वाला हूं। बोलिए ना सर, यही बोलिए आप। फैक्टर्स कंसिडर किए गए एंड पोल एनालिसिस में, और सबका यही कंक्लूजन था। अकेले मेरा या प्रदीप जी का या आपका नहीं था, सबका तकरीबन यही एनालिसिस था कि कांग्रेस को मिनिमम कम से कम 55, ज्यादा 65 या 70 सीटें आएंगी 90 में से। लेट्स बी वेरी क्लियर। लेकिन मैं आपको एक और बात बोल रहा हूं, मध्य प्रदेश में भी जब चुनाव हुआ, वहां पर भी यही कंप्लेंट गई थी कांग्रेस की तरफ से कि जो ईवीएम्स 90% दिखा रही है चार्जिंग, वहां पर कांग्रेस हार रही है। तो आप लोगों ने इसको सीरियसली क्यों नहीं लिया सर? इसका मतलब क्या हुआ? आप बोल रहे हैं, आप मानते हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ कि ईवीएम मशीन्स को स्ट्रांग रूम से बाहर निकाला गया, उनको फिर चेंज किया गया, फिर वापस रखा गया। तो आपके लोग वहां पर क्या कर रहे थे सर? सर अगर Please हमारे बताएं। लोग सुन, बिल्कुल सही कह रहे हैं बजाज भाई, हमारे बूथ एजेंट अगर ये कंप्लेन नहीं करते तो जी। आपको नहीं मालूम होता कि वो बैटरी की चार्ज कितना था। मैं खुलेआम कहता हूं, आपको कैसे मालूम हुआ? हमारे थ्रू ही आपको मालूम होता है। हमने इलेक्शन कमीशन में लिखित में इसका कंप्लेन दिया है, हमने रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित में कंप्लेन दिया है कि ये 90% चार्ज कैसे, अभी तक उसका जवाब नहीं दिया है। अभी हम इलेक्शन कमीशन में हमने रिटर्न फाइल किया है, हमारी पूरी डेलीगेट गई है, उन्होंने सिर्फ टाइम दिया है आगे का कि मैं आपको जांच करके रिपोर्ट देता हूं। कौन सा वो जांच करेंगे हमें पता है, इसका रिजल्ट क्या आएगा वो भी हमें पता है। पर ये मैं फिर कहता हूं, ये लोकतंत्र के लिए हेल्दी नहीं हो सकता है। लोकतंत्र में कोई भी जीते पर लोकतांत्रिक तरीके से जीतना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से आना चाहिए। सत्ता ऐसा नहीं कि बीजेपी इससे पहले सत्ता में नहीं आई, क्या दूसरी 25 से सत्ता में नहीं आई, सब लोग आए, पर लोकतंत्र में मैंडेट को हमेशा एक्सेप्ट किया, क्योंकि जनता के वोट का कदर करना चाहिए, जनता के वोट की आदर कर। यहां आदर नहीं था, पूरी लोकतांत्रिक तरीके पे ढांचे पे हमला है। अगर इस तरह से रहा तो ये सरकार का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ये सरकार का इकबाल नहीं रहेगा। ये तो इसका प्रभाव महाराष्ट्र में क्या पड़ेगा सर? सुन लीजिए, महाराष्ट्र में प्रभाव, महाराष्ट्र के लोगों ने ऐलान कर दिया है, महाराष्ट्र के लोगों ने दिखा दिया है। अभी आपने 2024 का इलेक्शन देखा है, तमाम लोग, चाहे वो अपने मानसे के लोग हो, अजीत पवार साहब हो, चाहे आपके तमाम लोगों ने बीजेपी के लिए बैटिंग की, फिर भी महाराष्ट्र की आवाम ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। आप देखिए, महाराष्ट्र की आवाम ने वो लोकतांत्रिक तरीके से वोट दिया कि वोट का तमाचा दिया। आप देखिए, इंडिया अलायंस का वोट शेयर देखिए, एमबीए का वोट शेयर देखिए, महायुति का वोट शेयर देखिए। 1% बोल रहे हैं, एमबीए महायुति में 1% का फर्क था। आप मेरे बीच में बोलेंगे तो मैं वही बोल रहा हूं जो आपने हरियाणा के बारे में बोला। 1% से कम का आपका ज्यादा, देवेंद्र फडणवीस जी का कहना है, ओनली लेस देन 1% आपका ज्यादा था लोकसभा में। मगर आप 30 सीट ले ली, 30 सीट्स 31 हो गए, और उनका 16 पर अटक गए, 17 पर अटक गए। तो क्या ये 1% थर्ड फ्रंट आने से प्रॉब्लम होगा नासिर हुसैन साहब? ऐसा नहीं होता। फिर आप लोकसभा में हरियाणा के हिसाब से मैं बताता हूं, हरियाणा में लोकसभा के हिसाब से हमारा वोट शेयर कितना था, 44%, बीजेपी का 46% था। फिर हम 5-5 पे आए, हरियाणा के हिसाब से बता, हमारा लोकसभा में आप वोट शेयर देखिए 44-46 का था, फिर भी हम 5-5 पर आ गए। इस वक्त हमारा 39 कुछ है, तो फिर भी हमारी वोट से 37 आती है, 39 पॉइंट समथिंग है, उनका 39.9 कुछ है। तो मैं कहता हूं, अगर वोट शेयरिंग लगभग बराबर रहने के बाद उनकी हमसे 8-10 सीटें ज्यादा आ जाती है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? जहां जनता उनको रिजेक्ट करने के लिए बैठी हो, जनता उनके खिलाफ थी आपकी। अच्छा, मैं कहता हूं, एक नासिर हुसैन बोले या प्रदीप जी बोले या बजाज जी बोले, मायने नहीं है। एक छोटा से छोटा सर्वे रिपोर्ट में भी बीजेपी को कोई विजेता नहीं दिखा रहा है, चाहे वो लोकल न्यूज चैनल हो या नेशनल न्यूज चैनल हो। कोई भी एक सर्वे उठा के दिखा दीजिए, वो झूठा ही सर्वे सही, जहां बीजेपी को विजेता दिखाता हो। उस सर्वे के हिसाब से बीजेपी पीछे थी। अचानक क्या होता है, ईवीएम दोपहर के बाद खुलता है। आप अच्छा चलिए, बैलेट पेपर, जो सरकारी मुलाजिम है, जो ज्यादातर बीजेपी माइंडेड होते हैं, वो सरकारी मुलाजिम ने उनको कैसा रिजेक्ट किया? उस समय 70 के आसपास हम चल रहे थे। जब ईवीएम खुलने लगा, ईवीएम वो 99% चार्जिंग वाला, वहां से कांग्रेस पिछड़ने लग गई। जो सरकारी मुलाजिम जो बीजेपी के अंतर्गत काम कर रहा था, वो भी उसे रिजेक्ट कर रही थी। यानी कि सरकार के लोग इस सरकार से खिलाफ थे, फिर भी वो जीत जाती है।
चाहिए। ये कौन सा मैंडेट है? इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, हर पार्टी को सोचना पड़ेगा, नहीं तो ये इस तरह से तो लोकशाही आ लेकिन आपकी जाएगी, उम्मीद लोकतंत्र है नहीं रहेगी सर। लेकिन नासर साहब, आपको उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन से आपको इंसाफ मिलेगा? इलेक्शन मैंने कमीशन कहा, को तो आप दोष लगा रहे हैं। मैंने इससे पहले कहा था सर, हमारी लड़ाई सिर्फ बीजेपी से नहीं है, हम उस इंस्टीट्यूट से लड़ रहे हैं जो संस्था में बैठी हुए, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशियली सिस्टम हो, तमाम उस इंस्टीट्यूट से लड़ रहे हैं, सीबीआई हो, ईडी तो हो, वही इनकम टैक्स सिस्टम हो, महाराष्ट्र तमाम में- उस इंस्टीट्यूट से लड़ रहे हैं जो नहीं, देखिए कह रहा हूं, जनता सबसे बड़ी होती है, आवाम से बड़ी कोई ताकत नहीं, आवाम से बड़ी कोई अदालत नहीं। आवाम ने वो फैसला किया है, चाहे हमें भले हम चंद सीटों से पिछड़ गए हो, पर हिम्मत नहीं खत्म हो गई। वो मुद्दे आज भी जिनते हैं, चाहे वो महिलाओं के हों, किसानों के हों, अग्निवीर के हों, नौजवानों के हों, बेरोजगारी के हों, वो मुद्दे जिंदे रहेंगे, वो मुद्दे खत्म नहीं होने वाले। चंद सीटों से पिछड़ जाना कांग्रेस खत्म नहीं कर सकते हो, चाहे तुम जितनी ABC टीम लड़ा लो, फिर हम सत्ता में लौटेंगे, क्योंकि ये इतिहास है, ये इतिहास के पन्नों को जब जब आप पलटेंगे, कांग्रेस ने संघर्ष ही किया है, चाहे वो आजादी की लड़ाई हो, चाहे अब की लड़ाई हो, 1977 की लड़ाई हो, तमाम संघर्ष करके कांग्रेस जिंदा हुई है और बेजोड़ तरीके से वापस की है। तमाम लोगों के मुंह पे वो तमाचा लगा है, हमारे खिलाफ साजिश रचने वाले की हमेशा मुंह काली हुई है, क्योंकि कांग्रेस लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ी, आम लोगों की लड़ाई लड़ी, आवाम की लड़ाई लड़ी, इसलिए कांग्रेस जिंदा है। वो लोग खत्म हो गए जो कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए, वो लोग खत्म हो गए, 0 से 1 सीट पे आ गए। जैसे कांग्रेस स्पोक्सपर्सन सैयद नासिर हुसैन साहब कह रहा है कि द विंड्स ऑफ चेंज, शरद पवार साहब ने भी यही कहा, विंड्स ऑफ चेंज, हवा बदलाव है, और हम इस देश महाराष्ट्र के जनता को इस करंट गवर्नमेंट से मुक्ति दिलाएंगे, यही शरद पवार साहब ने कहा। क्या विंड्स ऑफ चेंज आया है मुकेश गांधी साहब? यू हर्ड सैयद नासिर हुसैन साहब, यू थिंक द विंड्स ऑफ चेंज हैव कम? महाराष्ट्र को मुक्ति दिलाएंगे, शरद पवार साहब का कहना है, इस करंट गवर्नमेंट से। मुकेश गांधी जी, देखिए, शरद पवार साहब हमारे बहुत बड़े नेता है, और उन्होंने कहा कि विंड ऑफ चेंज आ गया है, तो आप समझ देना कि विंड ऑफ चेंज नहीं आया है, क्योंकि वो जो कहते हैं उससे हमेशा उल्टा ही होता है और उल्टा ही वो करते हैं, ऐसा हमारा अनुभव है। तो हमारी महायुति गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस इतना जबरदस्त हुआ है और इतना निष्पक्ष, और सारे धर्मों के लोगों को साथ में लेकर के, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूओं को सॉल्व करके, और सारी समस्याओं को, अभी मनसे जैसी एक पार्टी जिनके एक ही MLA है, फिर भी उनके आंदोलन का एक सूचितार्थ जवाब देकर के टोल नाका को मुक्ति दी। इतना जो सघनात्मक रचनात्मक काम जो यूपी गवर्नमेंट ने किया है, वो यूपी गवर्नमेंट पूरी जीत के आने वाली है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बजाज भाई, मुझे सॉरी मैं बीच में बोलता हूं, इवेंट बर्थ करने की कोई जरूरत नहीं है, इवेंट बर्थ करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये हमारे जो दोस्त हैं, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो सिर्फ अपनी कांग्रेस की वाहवाह करने का ही एजेंडा चलाते हैं। इसमें कोई बात होती है भैया? मानसी की बात नहीं करूंगा, मैं सेना की बात नहीं करूंगा। यूपी गवर्नमेंट का काम बरोबर है, और हरियाणा में मगर जब वो हार गए, हरियाणा में आप हार गए, तो अभी आपने मानसे के आंदोलन की वजह से किया है, यानी आपकी सरकार ने वो काम नहीं किया। आपने अभी लाइव चैनल पे ऐसे, अरे देखो, कोई भी आंदोलन का सरकार निकम्मी है, आपकी सरकार ने वो नहीं किया। अभी आपने कहा हमने मानसे के आंदोलन की वजह से किया, ये कैसे बोल सकते? आपने अभी आप बोलते हो ना आपकी सरकार मिस्टर अब्दुल्ला, डोंट टॉक लाइक दिस वे। तमीज से बात, अरे कोई अच्छा काम करते हैं तो उसका समर्थन शिंदे साहब देते हैं। आप शिंदे साहब, बजाज भाई, अभी शो को रोकना पड़ेगा, ऐसे बदतमीज इंसान को शो से वापस करना पड़ेगा, नहीं तो मैं ये शो को अभी छोड़ दूं। मैं ऐसे बदतमीजों के साथ बात नहीं कर सकता। बदतमीजी करेंगे, आप बदतमीज हो, आप बदतमीज डबल हो, क्या चलो गद्दारी करते हो, बदतमीजी की बात करते हो, तुम देश के गद्दार हो। लेकिन मुकेश गांधी साहब, कौन है पूरे हिंदुस्तान को मालूम है,
पूरे देश के गद्दार कौन है अरे सबको मालूम गद्दारों है। तुम्हें तमीज नहीं अरे है? शरद पवार के गद्दार हमारे तुम, हमारी शरद पवार वजह के से गद्दार कौन है? हमारी अरे शरद पवार अरे का गद्दार कौन है? बताओ, तुम हो कि नहीं हो? कोई शरद कोई पवार गद्दार के नहीं गद्दार है। कौन हो? तुम हो शरद या नहीं हो? पवार अरे शरद पवार के गद्दार तुम हो या नहीं हो? तुम अरे बताओ, शरद चलो पवार के किसके गद्दार हम हो? नहीं है। जाहिल अरे इंसान, तुम्हारा बात करना तुमने नहीं आता। शरद पवार ने और उद्धव ठाकरे को फोड़ के शिवसेना को तोड़ा, वो तुम गद्दार हो सबसे बड़े। अरे तुम शिवसेना- गद्दार हो। अरे काय को- गद्दारों से मैं अरे बात नहीं- गद्दार तो नहीं, तुम आप हो। शो- मैं हमारे अभी- उद्धव मैं ठाकरे ऐसे जैसे घटिया- नेता को मैं- उद्धव ठाकरे जैसे आप नेता बात को करते रहो, शिवसेना मैं को ऐसे तोड़ जाहिल दिया से आपने। बात नहीं कर सकता, सॉरी। हाँ, लेकिन मुकेश गांधी साहब, ये बात तो है कि आपने तो अभी कहा ना कि मनसे के आंदोलन की वजह से एक हाँ, नाथ तो शिंदे सर साहब ने तो राजीव जी मेरी एक टोल बात नाका, सुनिए कि कोई 5 टोल आंदोलन टोल अच्छा गेट होता एंट्रीज है पर तो टोल टैक्स उसका निकाल दिया। गवर्नमेंट जैसे Isn't that देखो true? You said अभी that, sir. इनका मराठा आरक्षण का आंदोलन चल रहा है, जी। तो उनके प्रतीकात्मक शिंदे साहब ने 10% मराठा को आरक्षण दिया, जी, तो मुझे इजाजत वो क्या दीजिए, उसको sorry. क्रेडिट नहीं I देनी cannot चाहिए? continue. Thank you मैं so ऐसा much. मानता हूँ। बजाज भाई, फिर कभी आप- show नहीं। जरंगे आप पाटिल कहेंगे साहब की कि- वजह से हुआ, लेकिन कहाँ आरक्षण मिला सर? अभी तक लोग वेट कर रहे कि आरक्षण मिलेगा। 10% आरक्षण तो दिया ना उनको। सर कहाँ? वेयर इज इट? 10% आरक्षण शिंदे साहब ने दिया है, पर बाद में जाके इन्होंने अभी वापस कोर्ट में जाकर के उसको चैलेंज किया है। आप पूरी बात तो आपको जान रहे हैं मराठा लोग। सर 10% आरक्षण, वेयर हैज इट बीन इम्प्लीमेंटेड सर? कुंभी, नहीं, मैं वही मैं जो बोलता हूं कुंभी ना, तो वो सर्टिफिकेट एक आंदोलन के था, कारण जो हुआ ना। कुंभी तो सर्टिफिकेट अभी दिए गए थे, राज ठाकरे ने कुछ आंदोलन किया और उसका प्रतीकात्मक उसको जवाब मिला, तो गवर्नमेंट ने भी पूरी एनालिसिस जी। करके दिया ना, तो उसमें कोई व्यक्ति को थोड़ा महत्व देने में कोई वांधा नहीं है सर। शिंदे साहब भी उनको महत्व देते हैं। बट मैं चिले साहब के पास, चिले साहब आपने, राज साहब ने थोड़ा आलोचना अजित पवार जी का भी किया, आलोचना राज साहब ने अजित पवार जी का भी किया, बोले कि जिनको मोदी साहब ने बोला था जेल में भेज दूंगा, उनको जेल ना भेजकर कैबिनेट में जगह दे दी है। तो ये एकोमोडेशन जो मोदी साहब ने किया, ये सिद्धांतों का एक प्रश्न चिन्ह राज साहब ठाकरे ने उभा किया है। चिले साहब कैसे देखते हो आप इसको? नहीं सर, पहली बात तो ये है, ये सच है कि माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने ही कहा था कि इन सबको मैं जेल में डालूंगा, इन्होंने 70,000 करोड़ का घोटाला किया। और उसके तीसरे दिन ही अजित पवार साहब बीजेपी के साथ गठबंधन में आते हैं, तो लोग तो सवाल पूछेंगे ही। बस लोगों के सवाल माननीय राज साहब ने आपके सामने रखे, तो उसमें कोई नई बात नहीं। आज हम अकेले लड़ रहे हैं, तो आज हम सरकार ने जो भी गलतियां की है ये सबके सामने रखेंगे। जब हमने इनको अनकंडीशनल सपोर्ट किया था, तब हमारे कुछ 6 डिमांड्स थी, उसमें से 2 आज उन्होंने पूरी की है। हम वेट कर रहे हैं और 4 केंद्र सरकार पूरी कर देंगी, तब हम उनके बारे में अच्छा भी कहेंगे। जिस दिन आप महाराष्ट्र के बारे में सोचेंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे। जिस दिन आप महाराष्ट्र के खिलाफ सोचने लगेंगे, हम आपके खिलाफ। ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की वन लाइन में पूरी टेंडेंसी है। तो आज अजित पवार साहब के बारे में जो भी बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, वो सिर्फ राज साहब ने लोगों के सामने रखा है, और हम बार बार रखेंगे ये सर। चिले साहब, और एक चीज बहुत एक मजाकी अंदाज में राज साहब ने कहा था कि शरद पवार जी नास्तिक थे, नास्तिक, कोई भगवान में विश्वास नहीं करते थे। आज राज साहब ने हाईलाइट करने के बाद पवार साहब हर रोज कोई ना कोई मंदिर में जाके पूजा पाठ करना शुरू कर दिया है, घंटी बजाते हैं। तो राज साहब कह रहे हैं कि हमने उजागर कर दिया कि नास्तिक है। तो क्या ये चेंज हुआ है? शरद पवार साहब अभी सब जगह जाके मंदिर का पहले दर्शन कर लेता है। नहीं, ये बात सच है सर। खुद उनके सुपुत्री सुप्रिया सुले जी ने कहा था कि मेरे पिताजी नास्तिक है, वो किसी भगवान को मानते नहीं। लेकिन ये बात जब माननीय राज साहब ने लोगों के सामने रखी, उसके दूसरे या तीसरे दिन शरद पवार साहब दगड़ूशेठ हलवाई गणपति जो पुणे में है, उनके सामने जाके खड़े हुए। तो इसके पहले तो उनके कोई फोटोग्राफ नहीं थे, मंदिर में गए पूजा पाठ कर रहे। अभी उनके फोटोग्राफ आ रहे, हर एक मंदिर में वो जा रहे, माथा टेक रहे, और वो सबको बता रहे मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं भी भगवान। अभी बात करते हुए मुझे हंसी आ रही, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में पिछले 30 या 40 साल में कभी पवार साहब को किसी भगवान के सामने माथा टेकते हुए नहीं देखा है सर।
लेकिन नहीं, योगेश नहीं, जी एक साहब, मिनट, एक एक और चीज मिनट, है। एक मिनट। राज ठाकरे अरे साहब ने भैया, एक और मैं बात भी आपको कही ये थी। क्या correction मुकेश गांधी देता साहब हूं एक कि- सेकंड, एक सेकंड। राजीव जी, एक मिनट सर, एक सर मैं मिनट। मानता हूं, अरे मैं एक सेकंड शरद सर, आप पवार ही जी के के पास आ रहा समर्थन में हूं। कुछ अरे बोलना रुको चाहता तो हूं। सही सर, मुझे मालूम है आप क्या बोलने वाले हैं। एक सेकंड। योगेश चले साहब, राज ठाकरे साहब ने एक और बात भी कही थी। ये भी कहा था कि शरद पवार साहब हमेशा शाहू फुले अंबेडकर की बात करते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की कभी बात नहीं करते। अब उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की भी बात करनी शुरू कर दी हर तो भाषण में। हम तो ट्रेंड बदल रहे हैं सर। तो वो तो credit हम आपको इनके जाता है ना, नकाब, मानते हैं। हम इन सबके नकाब उतार रहे हैं सर। जी ये जो बात लोगों से छुपा रहे वो बात हम लोगों में उजागर कर रहे हैं। जी तो वो उजागर करने के बाद इनको याद आता है, अरे ये तो मैंने लाइफ में किया ही नहीं, अभी करना पड़ेगा शायद, नहीं तो लोग वोट नहीं चलिए, दे अब देंगे। मुकेश गांधी साहब से सुनते इसलिए हैं। अभी वो छत्रपति शिवाजी महाराज का भी नाम लेने लगे। जी। इसके पहले इन्होंने उस संगठन को बढ़ावा दिया जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज की और उनके माता जी यानी माँ जीजाबाई का बदनाम करने के लिए पूरे महाराष्ट्र में पर्चे बांटे थे। ये शरद पवार साहब ने उस संगठन को बड़ा किया था। तो इसीलिए ये कभी शाहू फुले अंबेडकर कहते थे, आज इनको छत्रपति शिवाजी महाराज कहना पड़ रहा है, क्योंकि माननीय राज साहब ने पूरे महाराष्ट्र को दिखा दिया कि ये शाहू फुले अंबेडकर जो बोल रहे हैं, इसके पीछे का राज ये है कि शाहू यानी मराठा को अपने साथ ले लो, फुले यानी बहुजन को अपने साथ ले लो, जी। और अंबेडकर का नाम लेके दलितों को अपने साथ ले। ये पूरे जाति का खेल जो पवार साहब ने महाराष्ट्र में लाए थे, उसको पूरा बेनकाब माननीय राज साहब ने एक वाक्य में कर दिया था। अब आप बोले मुकेश गांधी साहब, बोलिए प्लीज। नहीं नहीं, मैं तो वो गणपति के बारे में बोल रहा था कि मैं शरद पवार के साथ जब एनसीपी में साथ में था और मैं गुजरात का प्रभारी था, तब मैंने शरद पवार साहब को सुरेंद्र नगर गांव में, जब वहां की मराठा महिलाओं ने कहा कि अगर शरद पवार हमारे गणपति के मंदिर में आरती उतारेंगे तो हमको आनंद होगा, तो मैंने पवार साहब को रिक्वेस्ट की, तो पवार साहब ने तुरंत ही अपना हाथ पैर धो के क्लीन ये करके आरती गणपति जी की थी। मैं पवार साहब की गाड़ी में एयरपोर्ट से बंबई आ रहा था, मुझे पैडर रोड मेरे घर तक नीचे छोड़ देते थे और फिर अपने घर पे जाते थे। उनकी जो अच्छाई है, और वो जब रास्ते में सिद्धिविनायक का मंदिर आता था तो दोनों हाथ से वो सिद्धिविनायक मंदिर के शिखर को प्रणाम करते थे। तो ये बात मैं नहीं मानता हूं कि शरद पवार नास्तिक थे, इतना मुझे खाली कहना है। सर नहीं, सर, इसीलिए मैं ये अभी हम भी नहीं कहता हूं कह कि रहे, अभी ये भी असल उनकी में आप शरद सुपुत्री पवार कह साहब के रही साथ ही हैं। उनके मैं सुपुत्री अभी ने भी पूरे यही बोलता हूं। महाराष्ट्र को कहा था कि मेरे पिताजी नास्तिक है, बस हम वही बता रहे। जी, लेकिन एक चीज तो है मुकेश गांधी साहब, हो सकता है कि शरद पवार साहब अपने मन से श्रद्धा रखते हों, अपने मन से सब कुछ करते हों, किसी के सामने शायद दिखावा ना करते हों, क्योंकि आज तक मैं शरद पवार साहब को बहुत पहले से जानता हूं, जब वो दिल्ली में थे तब से मैं जानता हूं उनको आज तक किसी ने पब्लिकली मंदिर में जाते हुए नहीं देखा। ये राज ठाकरे साहब के भाषणों के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि शरद पवार साहब की तस्वीरें आनी शुरू हो और गई हर सर, जगह। राजीव जी, मंदिर सर, में। आपको सर एक बात सिर्फ कहना चाहूंगा, सर सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। देखिए सर, नास्तिक होना बुरी बात नहीं है, नास्तिक होना बुरी बात नहीं है। महाराष्ट्र में आप नास्तिक भी हो सकते, आस्तिक भी हो सकते, आप हिंदू धर्म मान भी सकते, नहीं भी मान सकते, आपको पूरी तरीके से स्वतंत्र है। लेकिन नास्तिक है बोलने के बाद आप मंदिर में जाएंगे तो फिर आप पे लोग शंका करेंगे। आप बोलो मैं नास्तिक हूँ, सब एक्सेप्ट कर लेंगे, आप नास्तिक है तो बुरी बात कोई नहीं है। लेकिन सर, किसी ने आपको नास्तिक कहा, इसलिए आप भगवान के सामने खड़े रहेंगे, बेटा मेरी बात तब सुन, आप मेरा पे मेरी- सब मेरी लोग एक सब बात सुन। शंका करेंगे सर। देखिए ऐसा है, शरद पवार जी मेरे साथ द्वारिकाधीश के मंदिर में, माने द्वारिका के मंदिर में सुबह 7 बजे मंगला का दर्शन करने के लिए भी आए थे और अपने हाथ से उन्होंने पूजा भी की है। मैं नहीं मानता हूं कि शरद पवार नास्तिक है। नास्तिकता का उनको प्रचार किया गया है और किसी को खुश करने सर, के लिए प्रचार कभी उनके सुप्रिया बेटी जी ने ने किया बोला है। होगा। ये बाकी वो सवाल नास्तिक किसी ने नहीं है। उठाया नहीं था कि सर, शरद वो पवार धर्म साहब को- आस्तिक है वो- कि नास्तिक है। नहीं, उनके नहीं, बेटी को कुछ जरूरत नहीं थी कहने की कि मेरे पिताजी नास्तिक है। पवार जी नहीं, जब सर, उन्होंने शरद ये पवार कहा जी- तब सब ढूंढने शरद लगे पवार शरद जी- पवार साहब इसके पहले कभी मंदिर गए थे क्या, तो किसी सर, को उनके फोटोग्राफ नहीं मिले। ना, मैंने आपको बताया ना, गए थे सर। शरद पवार इज नहीं, रियल सेक्युलर मैन। सर, ये आप बोल रहे हैं ना, इसके लिए फोटोग्राफ्स है क्या अभी आपके भले पास? मैं कोई उनकी वीडियो पार्टी में शूटिंग आज है आपके नहीं हूं, पास? पर आप उनके बारे में गलत फहमी मत रखना मेरे भाई, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं।
कि नहीं, शरद अरे, राज साहब ठाकरे के कहने से मैं वो मैं नेशनल टेलीविजन पे आपको बताना चाहूंगा कि एक बार माननीय राज साहब को किसी ने बताया कि आपके प्रवक्ता पवार साहब के बारे में कुछ गलत बात किए। उन्होंने सब प्रवक्ताओं को बुलाया और पूछा किसने बोला था पवार साहब के बारे में गलत बात। तो हमने तो किसी ने बात की नहीं थी, उनको हमने हमारे ट्विटर दिखाए सब और कहा सर हमने कुछ बात किया नहीं। तब उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र का कोई भी नेता हो, उसकी उम्र कम हो ज्यादा हो या पुराना नेता हो, कोई भी नेता उसके बारे में गलत बात मैं सहूंगा नहीं, खास करके पवार साहब के बारे में। उनका जो काम करने का तरीका है उस पे आप बात करो, उन पे कोई भी पर्सनल टिप्पणी आप नहीं करेंगे, ये हमको माननीय राज साहब ने बताया। तो हम तो उनका रिस्पेक्ट करते, लेकिन नहीं, आपकी बात सही है। सूर्या जी ने उनके बारे में नास्तिक है मेरे पिताजी कहा, फिर ये बात सबके सामने आई सर। नहीं, आपकी बात आप अपने आप को जस्टिफाई करो, मुझे उसमें कोई वांधा नहीं है सर। मैं राज ठाकरे जी को बहुत अच्छी तरह के जानता हूँ, वो मेरे मित्र है। मैंने उनके साथ में शिवसेना में था, तब हम साथ में राज ठाकरे जी के साथ में नासिक, गोवा, कई जगह पे हम लोग, सिलवासा, सब जगह हम साथ में घूमे हैं, काम किया हुआ है। और आज भी मैं मानता हूं कि राज ठाकरे इज द विजनरी मैन ऑफ महाराष्ट्र। उनके लिए तारीफ करना कोई गुनाह नहीं है, उनकी तारीफ काबिल आदमी है वो। भले मैं अजित पवार जी के गठ में हूं, पर मैं मनसे के राज ठाकरे जी का प्रशंसक हूं, एंड ही इज अ मैन ऑफ विजन, ऐसा मैं मानता हूं। मुकेश गांधी साहब, संजय राउत और यूबीटी ने आप पर आरोप किया है, बोले एक मेजर है सीएम, वो सिंघम अपने आप को मानता है और तीनों मिलकर तीन नकली सिंघम है, तीनों नकली सिंघम है। एक जो सीएम है वो नकली सिंघम है, अजित पवार जी, देवेंद्र फडणवीस दोनों नकली सिंघम है। तो संजय राउत जी का यह आलोचना इसलिए है कि लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गया है। बोले तीनों नकली सिंघम लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और दिख रहे। कैसे आप कन्विंस करोगे? चुनाव पास आने वाला है सर। आप 4 दिन में देखना, ओनली विद इन 4 days, आई एम नॉट आस्किंग फॉर 5 days। 4 दिन में ये 3 सिंघम क्या दिखाते हैं महाराष्ट्र को, वो आप देख लेना। बाद में लोगों को सैल्यूट करने का मन होगा कि ये तीनों सिंघम नहीं पर सिंघम के बाप हैं। बस मैं इतना कहता हूं। और उद्धव ठाकरे जी ने यह भी कहा कि ये जो लाड़की बहन स्कीम है, चीटिंग स्कीम है, आप धोखा दे रहे हो, धोखाधड़ी कर रहे हो, देयर इज नो फंड्स का तो पूरा आलोचना उद्धव ठाकरे जी ने किया है लाड़की बहन स्कीम का। क्योंकि उनको क्या है, वो कांग्रेस के परिचय में कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। कर्नाटक में, तेलंगाना में ये लोग सब फेल गए, सब अपनी अपनी योजनाओं में। तो उनको डर है कि महाराष्ट्र का वैसे होगा, और उनको मालूम नहीं है अजित दादा पवार इज द मास्टर ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, और उसने जिस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग किया है, सर मान लेते हैं बजट एलोकेशन योजना फेल नहीं होने वाली है सर, बजट एलोकेशन है। मुकेश बंदी साहब एक चीज का जवाब दे दें, हर चीज की कीमत आपने बढ़ा दी है, हर चीज की। एलपीजी गैस सिलेंडर से लेकर के, घी से लेकर के, दूध से लेकर के, दही से लेकर के, आटे से लेकर के, मतलब यहां तक के जो सुबह सुबह, सर बाय द वे माय फेवरेट ब्रेकफास्ट इज पोहा। कांदा पोहा जो है महाराष्ट्र का, वो मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है। आई ईट दैट सर। उसके ऊपर भी आपने जीएसटी लगा दिया सर। आप मेरी बात सुनिए, आप एक तरफ से 5 के 6 हजार रुपए का जीएसटी आपने बढ़ा दिया है और 1,500 रुपए आप दे रहे हैं, तो मतलब हाथ में क्या आया? 4,500 रुपए तो आपने ले लिया ना लोगों से। मुकेश गांधी साहब आप बताएं, यू आर इन बिजनेस योरसेल्फ, you should know what are you doing। सर दूसरी बात, पूरी बात सुन लीजिए सर। ये इश्यू आपके साथ में, जिसकी वजह से फार्मर्स जो हैं अपने पंप्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिसिटी की कीमत आज की तारीख में बढ़ी हुई है। आज की तारीख में सर फर्टिलाइजर के ऊपर, सीड्स के ऊपर आपने जीएसटी बढ़ा दी है सर। आप मुझे बताइए, तो इस 1,500 का वास्तविक वैल्यू कितनी है, बताएं सर। अब आप बोलें सर। 1,500 का इश्यू जो है, वो बहनों को एक फैसिलिटी मिलती है, पर ये जीएसटी के कारण जो कुछ भी जो चीजें हुई है, वो मोदी सरकार को और हमारे निर्मला सीतारामन जी फाइनेंस मिनिस्टर को इसके ऊपर वापिस गौर करके इसमें रिफॉर्मेशन लाना चाहिए। क्योंकि इसके कारण आपके साथ में समर्थन में हूं कि महंगाई बढ़ी है और इसका जवाब मोदी सरकार को देना चाहिए। एंड द डॉलर has reached its highest value ever।
It has crossed Yes. 84 rupees, sir. सर गोल्ड रिजर्व इतना होने के बावजूद भी सर, डॉलर क्यों मनमोहन बढ़ रहा है सिंह जी वही की हमारे समझ सरकार में नहीं के आ रहा है। वक्त मुकेश गांधी साहब, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में जब डॉलर तकरीबन 60 रुपए पहुंच गया था, तो मोदी जी ने कहा था ये तो मेरी उम्र का पहुंचने वाला है। और जब डॉलर गिरता है, जब रुपया गिरता है, इसका मतलब भ्रष्ट सरकार है दिल्ली में। ये मोदी जी के कथन है, मेरे नहीं है। अब तो सर उनकी उम्र से बहुत ज्यादा हो गया है सर। मोदी जी तो 74 साल के हैं, डॉलर 84 साल का हो गया, उनकी उम्र से 10 साल ज्यादा हो गया है सर। अब आप बोले सर। नहीं, इसमें क्या है सर कि डॉलर का जो कनेक्शन है वो इंटरनेशनल मार्केट अरे सर, मॉनिटरिंग के मैं वो ऊपर सारी रहता दुनिया है। जानती है, और तो मोदी जी ने ये क्यों बोला उस वक्त? IMF पूरी वर्ल्ड में देखो येन सर सवाल को घुमाइए नहीं, आप सर यूरो घुमाइए नहीं सवाल को, सर जवाब दीजिए। मोदी जी ने ये क्यों कहा उस बात वक्त? सुनिए ना सर, ये जो इंटरनेशनल करेंसी है डॉलर, तो वैसे आप दूसरी भी इंटरनेशनल करेंसी देखिए उसका भी क्या हाल है। तो ये तो एक कनेक्टेड चीज है सर। मिस्टर गांधी, उसके अंदर सर यू आर डाइवर्ट करने का कहाँ सवाल है सर? डाइवर्ट करने का कोई सवाल ही नहीं है। मोदी जी ने अरे तो ये सर, क्यों कहा? क्या ये मोदी जी को सर, मालूम नहीं था कि इंटरनेशनल करेंसीज का जो रेट होता है मार्केट रेट के हिसाब से ही चलती है? आई एग्री विद यू। लेकिन नहीं मोदी सर, जी हैज टू, आई अप्रिशिएट यू, मोदी जी हैज टू कंट्रोल दिस डॉलर इंक्रीज रेट, क्योंकि ये नहीं होगा तो हमारा इंपोर्ट और हमारी जो पूरी या इंडिया की इंपोर्ट बिल इज रियली गोइंग टू गो अप। आज की तारीख में सर वी आर इंपोर्टिंग सर $114 billion worth of goods and services from China. $114 billion. yes. So मतलब come on. My point is you are very lucky. योगेश चेले साहब के पास मैं आता हूं। सर मुकेश गांधी साहब, आप और भारतीय जनता पार्टी, आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं। मोदी जी अपनी किस्मत ऊपर से लिखवा के आए हैं कि आपके सामने इतनी इनकॉम्पिटेंट ऑपोजिशन है। वेरी फ्रैंकली, कोई असली इशू रेज नहीं कर रहा है। इसकी वजह से आप बचे हुए हैं सर। योगेश चेले साहब, अब आप बोलें सर। आप बताएं। योगेश चेले साहब, ये राज साहब ने उद्धव जी पर भी आलोचना बहुत की है। जैसे उद्धव जी ने कहा कि लाड़की बहन चीटिंग स्कीम है, ये शिंदे एकनाथ मायावती चीट कर रहे लोगों को। राज साहब ने शायद उपदेश दिए कि आप अफजल खान, अब्दाली, शाइस्ता खान छोड़ दो, आप महाराष्ट्र का विजन क्या है, महाराष्ट्र में बात कीजिए। चेले साहब, सर सही तो कहा है उन्होंने। आप कभी भी उद्धव जी का भाषण सुनिए, उनमें कुछ शब्द कॉमन रहते हैं, जैसे कट्यार, अब्दाली, अफजल खान, इसके बाहर ये जाते ही नहीं। आप किसी को भी अफजल खान कहिए, अब्दाली कहिए, आप खुद क्या है वो तो बताइए। जब ये खुद 2.5 साल मुख्यमंत्री थे, ये घर के बाहर नहीं निकले। ये आज जो बोल रहे हैं ना कि मैं बीमार था, अगर आप बीमार थे तो आपको किसी शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था, आप खुद क्यों बने? ये तो माननीय बाला साहब की इच्छा नहीं थी। तो ये जो कहते हैं, उनके कहनी में, कथनी में और करनी में बहुत बड़ा डिफरेंस है सर। बाला साहब ने कहा था कि अगर कांग्रेस के साथ मुझे जाना पड़ा तो मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा, लेकिन उनके बेटे ने क्या किया? सत्ता के लिए वो कांग्रेस के साथ भी गए, राष्ट्रवादी के साथ भी गए और उन्होंने सत्ता स्थापित की। ये तो बाला साहब ने नहीं कहा था। बाला साहब ने कभी भी, बाला साहब की मन की इच्छा थी पहले से, कितनी बार वो बोले थे कि मस्जिदों के ऊपर के भोंगे लाउडस्पीकर निकालने चाहिए ही चाहिए। अभी ये बात मानेंगे, राज साहब ने सबके सामने रखी। उद्धव साहब तो खुद सीएम थे, फिर भी उन्होंने कभी इस पे अमल नहीं किया। तो उद्धव साहब सिर्फ हवा में बात करते हैं और वो कभी भी आज की जो परिस्थिति है उस पर बात नहीं करते। यही माननीय राज साहब ने बताया कि आप कितना हिस्ट्री के बारे में कहेंगे। हिस्ट्री के बारे में कहते हुए आप जो संदर्भ देते हैं, रेफरेंसेस देते हैं, वो भी आप गलत देते हैं। तो सही रेफरेंस दे दो, हिस्ट्री के बारे में कम बात करो और आज जो चल रहा है, आप खुद जो कर रहे हैं उस पर थोड़ा बात करो। यही साहब ने कहा था। लेकिन एक चीज मैं आप दोनों से पूछता हूं, जेंटलमैन, पहले आप योगेश चेले साहब और उसके बाद मुकेश गांधी साहब। अनफॉर्चुनेटली दुखद बात यह है कि मुकेश गांधी साहब ने न जाने क्या कह दिया, नासिर हुसैन साहब बहुत बुरा मान गए। उनको ये लगा कि उनको आपने व्यक्तिगत तौर पर उनको अटैक किया, इसलिए वो छोड़ के चले गए। क्यों गए? देखिए साहब, जो पार्टी का प्रवक्ता है ही हैज टू हैव अ वेरी थिक स्किन। सीधी सादी बात है, सामने से जो भी आए, जो भी अटैक आए, उसका सामना करना चाहिए। ये मैं मान करके चलता हूं। योगेश चेले साहब, पहले मैं आपसे पूछता हूं और सर ईमानदारी से जवाब देना है, ईमानदारी से।
चलते चलते बाबा सिद्दीकी के साथ, मेरे बड़े अच्छे मित्र बाबा सिद्दीकी के साथ की हत्या की गई। मंत्री रह चुके हैं, 3 बार एमएलए थे, ठीक है सर, और उन्होंने एप्लीकेशन डाली थी कि मेरी जिंदगी को खतरा है, मेरी सिक्योरिटी जरा बढ़ाई जाए। 15 दिन तक वो फाइल जो है वो घूम रही थी। अजीत दादा पवार ने उस पर रिकमेंडेशन कर दी कि फौरन दे दी जाए। देवेंद्र फडणवीस जी ने भी ओके कर दिया। फिर उसके बाद वो आदरणीय सामान्य मुख्यमंत्री जी के पास गई, फिर उसके बाद वो एडवाइजरी कमेटी के पास गई, फिर उसके बाद वो कमिश्नर साहब के पास गई, फिर डीजी साहब के पास गई, फिर उसके बाद फिर मुख्यमंत्री साहब। 15 दिन तक वो फाइल घूमती रही और बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई। सर मेरी बात सुनिए, अगर ये कांड, ये हादसा मान लीजिए किसी कांग्रेस शासित राज्य में होता, किसी गैर बीजेपी शासित राज्य में होता, तो आज भारतीय जनता पार्टी सड़क पर होती। सारा जो इनका गोदी मीडिया है वो बार बार ये मांग कर रहा होता कि इसके मुख्यमंत्री को बाहर करो, गृह मंत्री को बाहर करो, कमिश्नर को ये करो, उसको ये करो। आज ये सब क्यों बात नहीं कर रहे सर? चिले साहब बताएं। सर आपने एकदम सही बात कही है। जो भी हुआ वो गलत हुआ। उसके खिलाफ जो आपने अभी कहा कि अगर ये बगैर कांग्रेस बीजेपी शासित राज्य में अगर होता तो बीजेपी खुद रास्ते पे उतरती थी। मुझे यही सवाल मेरा है कि क्यों राष्ट्रवादी और कांग्रेस दोनों पार्टियां, आज की शिवसेना भी रास्ते पे नहीं उतर रही है जी। आप दूसरे मुद्दों पे रास्ते पे आ रहे हैं, लेकिन आपका एक सहकारी, ठीक है अभी वो अजित पवार साहब के साथ है, सत्ता में है, फिर भी महाराष्ट्र का खुद का एक राजकीय चित्र है जिसमें हम दुश्मन को भी इस तरीके से वो अगर जी आई थिंक वी लॉस्ट हिम। जी मुकेश गांधी साहब आप बताएं, सवाल आपको भी वही है। नहीं, आपका सवाल बहुत सही है और बहुत लॉजिकल है, और विद द गुड इंफॉर्मेशन यू आर पुटिंग एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन। मेरी बात भी यही कहना है कि होम डिपार्टमेंट को बहुत ही अलर्ट होने की ज़रूरत है, और जिस तरह से हर मैटर के अंदर होम डिपार्टमेंट में, मैंने लास्ट टाइम जब बोला तब लोगों ने मेरे सामने अपोज भी किया, मेरी पार्टी के लोगों ने भी, कि हम होम डिपार्टमेंट के बारे में क्यों ऐसा बताते हो, पर होम डिपार्टमेंट जितना एक्टिव और जितना इफेक्टिव होना चाहिए वो कम है, उसको अपनी इंटेंसिटी बढ़ानी चाहिए। ये नसीम सिद्दीकी का जो हाल हुआ है, नसीम सिद्दीकी नहीं सर, नसीम सिद्दीकी साहब बिल्कुल ठीक ठाक हैं सर, नसीम सिद्दीकी साहब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये जहीर सिद्दीकी है, बाबा सिद्दीकी नाम है। सॉरी नसीम सिद्दीकी आपके साथ हैं, अजीत दादा पवार वाशी के जी। हाँ, तो अभी इनका जो हाल हुआ है सर वो बहुत ही दुखद है, और होम डिपार्टमेंट को इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जनता की माफी भी मांगनी चाहिए जी, और अपनी मशीनरी को बहुत इफेक्टिवली बढ़ाना चाहिए, और नहींतर तो महाराष्ट्र में गैंग वॉर हो जाएगी तो उसको कंट्रोल करना भारी पड़ जाएगा। सर वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग मुकेश गांधी साहब, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कुछ और मैटर है, अंदर अंदरूनी मैटर है। जैसा प्रदीप जी बोल रहे थे, ये लॉरेंस बिश्नोई की शक्ल दिखा दिखा के ये जान करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है, मुझको ऐसा लग रहा है वेरी फ्रैंकली। अंदर कुछ और है सर, और ये गड़बड़ है कुछ। शाहिद बलवा, आरसी ग्रुप, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन वहां पर भी होना चाहिए गांधी साहब। आई एग्री विद यू, होना चाहिए। यस मुकेश गांधी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, ग्रेट प्लेजर एज ऑलवेज टॉकिंग टू यू। लेकिन सर आपका दिल तो शरद पवार जी के लिए धड़कता है, आपका दिल तो सर शरद पवार जी के साथ है। अब वापस करवाई दो सर, विलय करवाई दो। अब अजीत दादा पवार, शरद पवार, राम भरत मिलाप हो ही जाए, मतलब क्या है? क्यों विलंब कर रहे हो इतना सर? अरे डेस्टिनी की जो इच्छा होगी वो होने वाला है, पर मुझे नहीं लगता है अजीत पवार शरद पवार जी के साथ जाएंगे, और शरद पवार साहब अजीत दादा पवार के साथ आ जाएंगे, ऐसी क्या बात है? उसमें क्या? हाँ? तो शरद पवार जी अजीत दादा के साथ आ जाएंगे, उसमें क्या? मगर कुछ भी हो, आप लोग दोनों जगह, पवार साहब ऑपोजिशन में हैं और अजीत पवार साहब रूलिंग पार्टी में, तो बरोबर बटा हुआ है। मैं जैसे प्रवक्ता नहीं, मैं एक पॉलिटिकल एनालिसिस जाते जाते आपको बताना चाहता हूँ कि कल जो गवर्नमेंट आएगी और इसके अंदर कल मनसे की अगर 15
10-15 सीट भी आ गई तो वो आगे जाकर के अगली गवर्नमेंट के अंदर बहुत एक निर्णायक बल बन जाएगा, ऐसा मुझे सर विजुअलाइज बहुत बड़ी बात कह दी आपने। अगर मैं कहता हूँ हाँ। 5 सीट भी आ जाए एमएनएस की तो बहुत बड़ी बात है। वेरी नहीं, थैंक 10 से ऊपर सीट आएगी मनसे की, अरे ऐसा सर लगता कमाल है, है। क्योंकि ये सर ये जनता के सेव साथ करके बहुत रखेंगे हम जुड़े हुए लोग हैं वो। सर हम लोग ये सेव करके रखेंगे। वील सेव दिस। एक बार 14 तो पहुंच Please, गया sir. था तो जी बहुत बम्बई में मैं आपको खुद कहता हूं, बम्बई में जितना जनाधार आज मनसे ने बढ़ाया है जी। उतना आज राष्ट्रवादी और शिवसेना उद्धव ठाकरे का जी का भी नहीं है, उतना जनाधार मनसे ने बढ़ाया हुआ है। क्या बात है। चलिए सर, हाँ, थैंक यू सर। वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो नाइस ऑफ यू सर। Thank you, मुकेश नमस्कार। गांधी साहब, always a pleasure talking to you. Thank you very much. And once again, very very happy to know that Mrs. Gandhi is back home. Thank you very much. fantastic. Namaskar. So, Pradeep ji, Nasir Hussain Sahab is a very sensitive soul. What did Mukesh Gandhi say, by the way? I couldn't even hear it. Actually, he was slightly aggressive right from the start. Nasir ji shayad. But everybody is aggressive. I mean, so what? Big deal. Wasn't Nasir Sahab aggressive? I mean, I was talking with Nasir Hussain only. He was aggressive. Yes. So what did Mukesh Gandhi tell him that forced him to? He You heard know. something in English. That's why. That's I right. don't think he said it. That's right. But in any event, I agree totally with you that this is a smoke screen that is being put out with regard to Lawrence Bishnoi. I think they've found a convenient substitute for Dawood Ibrahim. पहले क्या होता था, हर क्राइम पे दाऊद इब्राहिम का हाथ है। दाऊद इब्राहिम नहीं तो छोटा शकील, वरना कोई और ऐसा। तो अब लॉरेंस बिश्नोई मिल गया है। तो अब आप देखेंगे और भी ऐसे क्राइम होंगे, पता नहीं कहाँ कैसे फ़ोन आएगा, क्या होगा कि लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से ये हो रहा है। मुझको ऐसा लगता है। आई होप द क्राइम ब्रांच ऑफ द मुंबई पुलिस डज नॉट गेट डाइवर्टेड and actually investigates into what really took place. In the meantime, let me tell you, my heart goes out to Zishan and to his sister Arshia and to Mrs. Siddiqui. One can't even imagine what they would be going through. One can't even imagine what Zishan would be going through seeing his father being killed in front of his own eyes. He'll never be able to get over that. Now that's something which should never happen to any child anywhere. Well, that's just about it from both Pradeep ji and myself. नेशन नाउ में आज सिर्फ इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram. और वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट ऑलरेडी। सब्सक्राइब जरूर करें, अपने कमेंट ज़रूर भेजें एंड कीप वॉचिंग नेशन नाउ। आप सब लोगों को वंदे मातरम, जय हिंद।